जब हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अक्सर हमसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों, एमएस एक्सेल एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि न सिर्फ कॉर्पोरेट फील्ड बल्कि हर छोटे बड़े बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो आज का ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जो एमएस एक्सेल बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अथर और आप देख रहे हैं आईएसी कंप्यूटर एजुकेशन। इस चैनल पर मैं आपके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले इस 2 घंटे के वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप उन सभी टॉपिक को कवर किया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए, एक्सेल ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा टास्क बार में विंडो बटन पे, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेल। डायरेक्ट आप चाहें तो यहाँ से फाइल को ओपन करा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमें इस लिस्ट के अंदर कहीं भी एक्सेल की फाइल नहीं दिखाई देती है, तो उसके लिए हमें नीचे जाना होता है सर्च पे, और यहाँ पर टाइप करना होगा एक्सेल, और यहाँ से डायरेक्ट हम एक्सेल फाइल ओपन करा सकते हैं। अगर हम चाहें तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। विंडो की के साथ आर प्रेस करके रन कमांड ओपन कर लेंगे, और यहाँ एक्सेल टाइप करने के बाद फाइल को यहाँ से ओपन करा लेंगे। एक्सेल फाइल ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड में आपको रिसेंट फाइल्स दिखाई देंगी जो कि इस सिस्टम पर अभी हमने पहले यूज़ किए हैं। और राइट साइड के अंदर आपको एक्सेल के कुछ फॉर्मेट दिखाई देंगे। यानी सबसे पहले एक ब्लैंक वर्कबुक का फॉर्मेट मिलेगा। इसके बराबर में आपको अगर ब्लड प्रेशर ट्रेस करना है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है। बिलिंग स्टेटमेंट बनाना है उसके लिए एक फॉर्मेट है। एक्सपेंस की कोई रिपोर्ट बनानी है, लोन कैलकुलेट करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, या आपको कोई मंथली बजट तैयार करना है, तो उसके लिए आपको ये अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं। हम चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई न्यू डेटा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैंक वर्कबुक। इसमें जो आपको शीट दिखाई देगी वो बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देगी, यानी यहाँ पर आप कोई भी नया डेटा तैयार कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखाई देगा जिसमें टाइटल दिया हुआ होता है, यानी फाइल का नेम दिया हुआ होता है। अभी हमने कोई फाइल का नेम सेव नहीं किया है, तो यहाँ पर देखिए फाइल का नेम नहीं आ रहा है। इसमें बुक 1 के नाम से फाइल आ रही है, लेकिन अगर हम फाइल का नेम दे देते हैं तो फिर फाइल का नेम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। लेफ्ट साइड के अंदर आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देगा, और राइट साइड के अंदर आपको दिखाई देगा रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, और उसके जस्ट बराबर में मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। इसके जस्ट नीचे आपको ये टैब दिखाई देंगे अलग अलग, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। तो ये अलग अलग टैब हैं, और इन टैब्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस को हम रिबन बोलते हैं। ये अलग से एक रिबन होता है, और इस रिबन के अंदर अलग अलग ये ग्रुप होते हैं। जैसे सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इसके बराबर में फॉन्ट ग्रुप है, इसके बराबर में अलाइनमेंट, फिर नंबर, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग। बिल्कुल इसी तरह से जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको टेबल्स के नाम से एक ग्रुप मिलेगा, फिर इलस्ट्रेशंस के नाम से मिलेगा, एडिंग्स के नाम से मिलेगा, चार्ट्स के नाम से मिलेगा। तो ये अलग अलग आपको इस तरह से ग्रुप दिखाई देंगे। इसके नीचे आपको नेम बॉक्स दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड के अंदर फॉर्मूला बार दिखाई देगा। नेम बॉक्स के अंदर उस सेल का एड्रेस दिखाई देता है जिस सेल में हमारा कर्सर होता है, यानी कि जो एक्टिव एरिया होता है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ये जी है और इधर से ये 7 है, तो यहाँ पर G7 आपको नेम बॉक्स के अंदर एड्रेस दिखाई देगा। देखिए, होता क्या है, एक्सेल की जो शीट दिखाई दे रही है इसके अंदर अलग अलग ये कॉलम्स होते हैं इस तरह से करके। ये सभी कॉलम्स हैं, और ये सभी कॉलम्स अल्फ़ाबेट्स में दिए हुए होते हैं। और इसी तरह से देखिए ये सब जो है आपकी रॉ कहलाती हैं, जो कि आपको न्यूमेरिक में दी हुई होती है। तो अगर आप कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये एक आपका कॉलम है, और इधर साइड से आपका ये एक रॉ है। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम एक सेल बोलते हैं। तो इस सेल का जो एड्रेस होता है वो एड्रेस हमें नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देता है। इसके बराबर में यहाँ पर ये फार्मूला बार होता है। फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिखाई देता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर कहीं भी कोई फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला हमारा एक्सेल के अंदर स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। 100 + 50 करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 150 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप फार्मूला बार में देखेंगे तो आपको वहाँ पर फार्मूला दिखाई देगा, यानी 100 + 50 आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर आपको आंसर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से फार्मूला बार के अंदर हमेशा आपको फार्मूला दिखाई देगा, जबकि यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन देखिए, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हम डायरेक्टली कोई चीज़ टाइप कर देते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप करा, नाम टाइप कर दिया, या मैंने कोई वैल्यू टाइप कर दी, तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ पर नाम पर क्लिक करेंगे तो ये नाम आपको यहाँ पर भी वही दिखाई देगा, और ऊपर भी वही नाम दिखाई देगा। यहाँ पर भी वही वैल्यू दिखाई देगी, और ऊपर भी वही वैल्यू दिखाई देगी। तो फार्मूला बार के अंदर आपको डायरेक्ट भी दिखाई देती है चीज़, और लेकिन अगर आपने कहीं कोई फार्मूला यूज़ कर रखा है तो फिर आपको वो फार्मूला बार में फार्मूला दिखाई देगा।
फॉर्मूला बार के जस्ट नीचे आपको देखिए एक पूरी शीट दिखाई देती है जिसके अंदर रॉ और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए इसमें जो ये रॉ होती हैं अलग अलग, इस तरह से अगर हम इसको काउंट करने लगें तो हम नीचे की तरफ को चलेंगे, डाउन एरो का यूज़ करेंगे और इस तरह से नीचे चलते चले जाएंगे। तो देखिए इतनी कम नहीं होती कि हम इसका एरो की का यूज़ करके नीचे चले जाएंगे आसानी से। अगर हम डायरेक्टली ये चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि टोटल कितनी हमारी रॉ हैं, तो हम कंट्रोल के साथ में डाउन एरो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि 10,48,576 रॉ होती हैं एक एक्सेल शीट के अंदर। इसी तरह से अगर आपको जंप करना है सबसे ऊपर तो कंट्रोल के साथ आप अप एरो यूज करेंगे, आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। इसी तरह से देखिए अगर हम कॉलम को काउंट करते हैं तो हम कॉलम को भी इस तरह से काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ में हम राइट एरो यूज करेंगे, तो हम लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए लास्ट कॉलम एड्रेस जो होता है वो होता है XFD। और इसी तरह से अगर हम लास्ट रॉ एड्रेस देखेंगे तो 10,48,576 जो है वो लास्ट रॉ का एड्रेस होता है। तो इस तरह से हम एक्सेल के रॉ और कॉलम को देख सकते हैं और 10,48,576 रिकॉर्ड मैक्सिमम एक शीट के अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको शीट 1 के अलावा बराबर में शीट 2 बनाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए दूसरी शीट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। फिर क्लिक करेंगे, यहाँ से तीसरी शीट इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से जितनी शीट्स हम बनाना चाहें उतनी शीट्स यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हम समझ लेते हैं स्क्रॉल बार को। देखिए यहाँ पर आपको दो स्क्रॉल बार मिलेंगे, एक आपका ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है और एक आपका ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। तो अभी तो हमने कोई डेटा नहीं लिया है, जब हम डेटा टाइप कर लेते हैं या थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ कर्सर रख लेता हूँ अपना। तो ये स्क्रॉल बार इस तरह से काम करेगा, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ करके आगे पीछे जा सकते हैं। और इसी तरह से ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ को अगर हमें आना है या नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो हम वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज़ करेंगे। और इसी तरह से अगर हम दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये था एक्सेल का यूज़र इंटरफेस। इसके बाद अब हम बात करेंगे शीट ऑप्शंस के बारे में। शीट ऑप्शंस में इन सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू शीट के बारे में, यानी एक नई शीट कैसे इंसर्ट की जाती है। देखिए शीट इंसर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप इस बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर एक शीट आपकी इंसर्ट हो जाएगी। एक तरीका ये भी है कि हम राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ वर्कशीट पर क्लिक करने के बाद जब ओके कराएंगे तो आप देखेंगे शीट 1 के जस्ट बराबर में आपको शीट 2 दिखाई देगा। अगर हम चाहें तो शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ अगर हम F11 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर शीट 3 आपकी इंसर्ट हो चुकी है। एक तरीका ये भी है कि हम जाएंगे ऊपर इंसर्ट में और यहाँ पर देखिए लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट शीट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शीट 4 आपकी इंसर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हम 4 अलग अलग तरीके से शीट को इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है रीनेम शीट, यानी शीट का नाम हमें किस तरह से चेंज करना है। तो देखिए यहीं पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रीनेम और उसके बाद अगर आप जो भी नाम देना चाहें वो नाम देंगे तो ये इस तरह से आपका नाम चेंज हो जाएगा। रीनेम करने के लिए आप शीट पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और वहां पर जो भी आप नाम देना चाहें वो नाम देकर रीनेम कर सकते हैं। देखिए दोबारा समझिए, डबल क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आप नाम देना चाहें वो नाम आप वहां पर दे सकते हैं, तो शीट का नाम आपका रीनेम हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डिलीट शीट। शीट को किस तरह से हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ जाएंगे हम और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से चाहें तो डिलीट करा सकते हैं। तो बस इसी तरह से राइट क्लिक करने के बाद आप डिलीट कर सकते हैं या जिस शीट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर कर्सर रखना है और यहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाने के बाद आपको लास्ट में जाना है डिलीट शीट पर। इस तरह से आप किसी भी शीट को यहाँ से जाकर डिलीट करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मूव शीट, यानी शीट को मूव कराना। मूव कराना यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखिए ये एवरेज वाली शीट है, अगर हम इसको चाहते हैं कि हम मैक्सिमम और मिनिमम वाली जो शीट है उससे पहले ले जाएं तो एवरेज को यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से करके इसके आगे ले जाएंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन वाली जो शीट है उससे पहले एवरेज आ चुकी है। इसी तरह से फिर से इसको एवरेज को उठाकर हमें यहाँ पर काउंट से पहले रखना है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से हम मूव करा सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि हम उस शीट पर राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी, यानी एवरेज वाली शीट को हम मूव कराना चाहते हैं और शीट ऑप्शंस के जस्ट बराबर में रखना चाहते हैं। तो देखिए जैसे शीट ऑप्शंस करेंगे और ओके कराएंगे तो आप देखेंगे शीट ऑप्शंस के जस्ट बराबर में आपको एवरेज शीट दिखाई देगी। तो इस तरह से हम शीट को
मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हाइड शीट। शीट को किस तरह से हाइड किया जाता है, यानी छुपाया जाता है। अगर एवरेज वाली शीट को हम यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो देखिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एवरेज शीट यहाँ से हाइड हो जाएगी। इसी तरह से मैक्स और मिन फंक्शन को भी अगर हम हाइड करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर इस शीट को हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप देखेंगे मैक्स और मिन फंक्शन और एवरेज वाली शीट आपकी हाइड हो चुकी है। अगर हम इसको अनहाइड करना चाहते हैं यानी फिर से वापस लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनहाइड और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दोनों वो शीट दिखाई दे जाएंगी जिनको हमने हाइड किया है। तो इसमें इस शीट पर जाएंगे, ओके कराएंगे, इसी तरह दोबारा जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद अनहाइड करेंगे और फिर से इस शीट को लेने के बाद में ओके करा देंगे। तो आप देखेंगे एवरेज वाली शीट और जो मैक्स और मिन फंक्शन है दोनों शीट यहाँ पर अनहाइड हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टैब कलर के बारे में। देखिए टैब बोलते हैं हम जो ये अलग अलग टैब हैं जैसे ऑटो सम, मैक्स और मिन फंक्शन, ये अलग अलग टैब कहलाते हैं। अगर हम इसमें कलर लगाना चाहें तो राइट क्लिक करने के बाद में देखिए मैं एवरेज पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर टैब कलर पे जाने के बाद इसमें रेड कलर दूंगा। तो आप देखेंगे जब हम दूसरे टैब पर जाएंगे तो इसके अंदर आपको रेड कलर दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरह से काउंट पर देखिए अगर हम यहाँ से येलो कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम मैक्स और मिन फंक्शन पे जाएंगे तो देखिए ये आपको येलो कलर में दिखाई देगा और ये आपको रेड कलर में दिखाई देगा। तो इस तरह से हम टैब पर कलर भी लगा सकते हैं। तो ये शीट के सभी ऑप्शंस आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने कोई शीट पहले से मेंटेन कर रखी है और आप उस शीट के अंदर कहीं भी बीच में कोई नई एंट्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम नई रॉ या नया कॉलम इंसर्ट कराते हैं। तो देखिए किस तरह से हम नई रॉ या नया कॉलम इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पर हमने एक कॉलम दिया है डिपार्टमेंट। हम ये चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट कॉलम से पहले हम एक मोबाइल नंबर का कॉलम यहाँ पर बना दें। तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर ऊपर कर्सर रखना है अपना और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से इंसर्ट कराना है। तो आप देखेंगे एक कॉलम आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। कंट्रोल Z करके हम वापस पीछे चले जाते हैं। देखिए दोबारा से देखिए यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट में जाना है। आप इस पर क्लिक करेंगे एक कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक तरीका ये भी है कि हम शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। Alt+I+C प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। Alt+I+C कॉलम इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम चाहें तो कॉलम को देखिए यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं। मैंने यहाँ कहीं भी कर्सर रखा और मैं चाहता हूँ कि सी कॉलम मेरा यहाँ पे खाली हो जाए तो यहाँ पर हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट शीट कॉलम। तो आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। और देखिए एक तरीका ये भी है कि हम यहीं पर कहीं भी अपना कर्सर रखेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट और यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपसे वो पूछेगा कि आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं या रॉ इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आप एंटायर कॉलम यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद ओके कराएंगे। तो आप देखेंगे सी कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम अलग अलग कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं इन सभी ऑप्शंस का यूज करके। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें रॉ इंसर्ट करानी है, देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 1 है। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय नंबर 1 के जस्ट नीचे हम एक रॉ इंसर्ट कराते हैं। तो देखिए हमें अपना कर्सर यहाँ 3 पर रखना है, यहाँ जाना है और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से इंसर्ट कराना है। तो देखिए इस तरह से हम रॉ इंसर्ट करा सकते हैं। या अगर हमारा कर्सर यहाँ रखा हुआ है कहीं भी और हम राइट क्लिक यहाँ पर करते हैं इस जगह पे तो यहाँ इंसर्ट करना है और यहाँ फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको जो रॉ इंसर्ट करानी है वो एंटायर रॉ करानी है या एंटायर कॉलम कराना है। तो देखिए एंटायर रॉ करने पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कर्सर यहाँ रख रखा है तो देखिए इधर से ये कॉलम नंबर C है और इधर से ये रॉ नंबर 4 है। अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ से अगर आप एंटायर रॉ करते हैं तो एंटायर रॉ का मतलब है कि जो रॉ नंबर 4 है वो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगी, यानी एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर एंटायर कॉलम करते हैं तो जो C नंबर कॉलम है वो हमारा यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। तो देखिए देख लेते हैं एक बार। एंटायर कॉलम पर क्लिक करने के बाद जब हम ओके कराते हैं तो आप देखेंगे C नंबर कॉलम जो है वो यहाँ पर फ्री हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से देखिए मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इंसर्ट करा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से एंटायर रॉ करा रहा हूँ। तो आप देखेंगे जो रॉ नंबर 8 है वो यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगी, यानी ये इंसर्ट हो जाएगी आपके लिए एक नई रॉ। इसके अलावा हम शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं रॉ इंसर्ट करने के लिए। Alt+I+R यूज करेंगे, आप एक रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। Alt+I+R, इस तरह से हम जितनी रॉ इंसर्ट करना चाहें उतनी रॉ इंसर्ट करा सकते हैं। या हम चाहें तो यहाँ कहीं भी कर्सर रखने के बाद में यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और चाहें तो यहाँ से भी हम एक नई रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से नई रॉ या नया कॉलम इंसर्ट कराते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि रॉ या कॉलम को डिलीट कैसे किया जाता है।
एक्सेल में कभी कभी अननेसेसरी कॉलम और रॉज इंसर्ट हो जाते हैं, तो देखिए अगर हम उनको डिलीट करना चाहें तो बहुत आसानी से डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें उस सेल पर जाना होगा जिस कॉलम या रॉ को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए अब इस टाइम जो हम सेल पर हैं वो F6 सेल पर है। यहाँ पर देखिए नेम बॉक्स में हमें रेफरेंस दिखाई दे रहा है F6। तो अगर हम देखिए F कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जाना होगा डिलीट पर, और डिलीट में आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट शीट कॉलम्स, यानी डिलीट शीट कॉलम्स पर क्लिक करते ही आप देखेंगे ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z से मैं इसको वापस ले आता हूँ। इसी तरह से देखिए अगर मुझे रॉ नंबर 6 को डिलीट करना है तो यहाँ डिलीट में जाना है और डिलीट शीट रॉज पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे जो रॉ नंबर 6 थी वो हमारी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल Z से फिर मैं इसको वापस ले आता हूँ। तो ये आसान तरीका था, आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट। डिलीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको लास्ट में दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एंटायर रॉ और एंटायर कॉलम। एंटायर रॉ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए रॉ नंबर जो 6 है जो ब्लैंक दिखाई दे रही है वो हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इस तरह से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर देखिए कॉलम नंबर F को हमें डिलीट करना है तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट पर जाना है और यहाँ से जाने के बाद में एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है और ओके करा देना है। तो आप देखेंगे यहाँ से भी हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक तरीका ये भी है कि हम ऊपर कॉलम नंबर F पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से भी चाहें तो डिलीट करा सकते हैं। आप देखेंगे वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। एक साथ अगर आप मल्टीपल कॉलम भी डिलीट करना चाहें तो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इन 3 कॉलम को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट कराया, तो आप देखेंगे ये तीनों कॉलम यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। फिलहाल कंट्रोल Z से मैं इसको वापस ले लेता हूँ, ये वापस आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप रॉ को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में डिलीट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से एंटायर रॉ पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। और यह दूसरा तरीका मैंने बताया कि राइट क्लिक आपको यहाँ 6 नंबर रॉ पर करना है, राइट क्लिक, और उसके बाद यहाँ से डिलीट करा देना है। तो आप देखेंगे ये डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा कीबोर्ड से शॉर्टकट भी होता है, अगर हम चाहें तो कीबोर्ड से शॉर्टकट का यूज करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, अगर हम किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कॉलम नंबर G है और मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं कीबोर्ड से, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार यूज करना है। तो आप देखेंगे ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको अगेन कंट्रोल के साथ में माइनस यूज करना है। तो आप देखेंगे ये कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। फिर से देखिए मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, मैंने कर्सर अपना यहाँ कहीं भी G कॉलम पर किसी भी जगह रखा, कंट्रोल के साथ में स्पेस यूज करने के बाद कंट्रोल के साथ फिर माइनस यूज करना है आपको। तो आप देखेंगे ये डिलीट हो जाएगा आपका कॉलम। अगर इसी तरह से हमें रॉ को डिलीट करना हो, यानी शॉर्टकट की का यूज करके ही हम रॉ को डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, पहले शिफ्ट के साथ स्पेस बार यूज करना है। तो आप देखेंगे रॉ सेलेक्ट हो जाएगी और कंट्रोल के साथ आपको माइनस यूज करना है। दोबारा देखिए आपको करना क्या है, कहीं भी कर्सर रखना है और उसके बाद में शिफ्ट के साथ स्पेस बार यूज करेंगे और कंट्रोल के साथ माइनस यूज करेंगे। तो आप देखेंगे ये आपकी रॉ डिलीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉलम की विड्थ को सेट करना, यानी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना या घटाना। देखिए यहाँ पर जो ऊपर कॉलम्स दिए हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि जो कॉलम नंबर G है इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा दें। तो देखिए यहाँ जो आपका ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है जो प्लस की शेप में है, अगर आप इसको देखिए थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं तो ये शेप यहाँ पर चेंज हो जाती है, यानी यहाँ पर ये प्लस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसकी शेप थोड़ी सी बदल रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको होल्ड रखना है और पकड़कर यहाँ से ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे कॉलम की चौड़ाई आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आपको कम करनी है तो फिर से आपको अपना जो पॉइंटर है वो ऊपर लेकर जाना है यहाँ पर और माउस को होल्ड रखना है, जो लेफ्ट बटन है उसको होल्ड रख के आप यहाँ से उसको कम करेंगे तो आप देखेंगे इसकी कॉलम की जो चौड़ाई है वो यहाँ से कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें वहीं पर ऊपर G कॉलम पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कॉलम विड्थ, वहां से जाकर अगर हम चाहें तो फिक्स कर सकते हैं। यानी अगर मुझे साइज 10 चाहिए तो मैं 10 यहाँ पर टाइप करूंगा और उसके बाद ओके कराऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ से कॉलम की जो विड्थ है वो 10 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें सभी कॉलम की विड्थ को 10 करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, मतलब सारे कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, कॉलम बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, तो इसको इस तरह से सिलेक्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर C पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आगे की तरफ बढ़ना है तो ये एंटायर कॉलम आपके सिलेक्ट हो जाएंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है नीचे कॉलम विड्थ पर और यहाँ से जाकर अगर आपको कॉलम की विड्थ 15 करनी है तो आप देखेंगे सब की जो विड्थ है वो 15 आपको दिखाई देगी।
इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि अगर हम एक साथ सबको सिलेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ से अगर मैं इंग्लिश वाले कॉलम को सिर्फ यहाँ से पकड़कर अगर कम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर जो आगे के जो सब्जेक्ट वाले कॉलम हैं वो भी सभी कम हो जाएंगे, यानी उनका भी सबका साइज कम हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए मैं इसको पकड़कर फिर से बड़ा कर रहा हूँ तो देखिए सारे कॉलम्स हमारे यहाँ से ये बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ से कॉलम की विड्थ को कम या ज्यादा भी हम चाहें तो कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रॉ की हाइट के बारे में। देखिए रॉ की अगर हाइट हमें बढ़ानी हो तो उसका तरीका एक तो ये है कि हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ से जाने के बाद रॉ हाइट पर जाना है और वहां से 15 की जगह अगर हम 25 साइज करना चाहते हैं तो देखिए रॉ की जो हाइट है वो 25 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप चाहें तो सभी रॉ को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से रॉ हाइट पर जाइए और उसके बाद आप साइज यहाँ से अगर 20 करने के बाद ओके करते हैं तो देखिए सभी रॉ की जो हाइट है वो 20 हो जाएगी। 20 की जगह अगर हमें 30 करना है फिर से तो देखिए हमने यहाँ से 30 किया, ओके कराया, तो इस तरह से हम रॉ की हाइट को बढ़ा सकते हैं। फिर से हमें कम करना है, फिर हम रॉ की हाइट पे जाएंगे, यहाँ से जाकर 20 करेंगे, ओके कराएंगे तो फिर से इसका साइज 20 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम रॉ की हाइट को अगर चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। और एक तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे कॉलम हमने सिलेक्ट किए थे उसी तरह से मल्टीपल हम रॉ सिलेक्ट करने के बाद किसी एक रॉ की अगर हाइट कम करते हैं यहाँ से तो देखिए ऑटोमेटिकली सभी रॉ की हाइट कम हो जाती है। और फिर से देखिए हम किसी भी एक रॉ की हाइट को यहाँ से पकड़कर बढ़ाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सभी रॉ की हाइट उसी हिसाब से हो जाएगी। तो रॉ की हाइट और कॉलम की विड्थ को सेट करना आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम सीखेंगे कि रॉ और कॉलम को हाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉलम को हाइड करना। देखिए अगर मैं किसी कॉलम को हाइड करना चाहता हूं, यानी कॉलम नंबर F को मैं हाइड करना चाहता हूं, छुपाना चाहता हूं, तो उस पर किसी भी जगह मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहाँ आपको सेल्स के अंदर फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन मिलेगा हाइड एंड अनहाइड। इसमें आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा हाइड कॉलम्स। अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हो तो हाइड कॉलम्स और रॉ को हाइड करना चाहते हो तो हाइड रॉज। इस ऑप्शन को आपको यूज करना है। तो यहाँ पर फिलहाल हम कॉलम हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कॉलम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कॉलम नंबर F आपके लिए यहाँ पर हाइड हो जाएगा, यानी E के बाद आपको डायरेक्ट G कॉलम दिखाई देगा। तो इस तरह से हम F कॉलम को हाइड कर सकते हैं। देखिए अगर मुझे C कॉलम को हाइड करना है तो मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि राइट क्लिक यहाँ पर करना है आपको और नीचे सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा हाइड, इस पर आपको क्लिक करना है तो आप देखेंगे कॉलम नंबर C आपके लिए यहाँ पर हाइड हो जाएगा। तो ये तरीके थे हाइड करने के। तीसरा और बहुत आसान तरीका, यानी हम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं कॉलम नंबर H को भी हाइड करना चाहता हूं तो यहाँ पर मुझे कहीं भी क्लिक करना है कॉलम पर और उसके बाद कंट्रोल के साथ में 0 यूज करना है तो आप देखेंगे कॉलम नंबर H आपके लिए हाइड हो चुका है। दोबारा से देखिए कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस ले आता हूँ, कंट्रोल के साथ आपको 0 यूज करना है, आप देखेंगे कॉलम नंबर H आपके लिए यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो इस तरह से हम चाहें तो कॉलम को हाइड कर सकते हैं। देखिए अगर इन कॉलम को हमें अनहाइड करना हो यानी वापस लेकर आना है तो उसके लिए तरीका ये है कि G के बाद आप देखेंगे तो H यहाँ पर हाइड है और H के बाद आपको यहाँ पर I दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि G और I के बीच में H कॉलम आपको अनहाइड करना है यानी उसको वापस लेकर आना है। तो आप दोनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहीं पर राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको अनहाइड। तो इस तरह से चाहें तो आप उसको अनहाइड कर सकते हैं। दोबारा देखिए E और G के बीच में F आपका हाइड है कॉलम, तो आप दोनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से इसको अनहाइड करा देंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो उसको अनहाइड कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पर जाएंगे और फॉर्मेट से जाने के बाद में आपको दोबारा से हाइड और अनहाइड पर जाना है और यहाँ जाने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको अनहाइड कॉलम्स, यहाँ से आप चाहें तो उसको अनहाइड कर सकते हैं। तो ये तरीका था कॉलम को हाइड और अनहाइड करने का। इसी तरह से अगर आप रॉ को भी हाइड करना चाहें तो रॉ को हाइड कर सकते हैं। देखिए मुझे रॉ नंबर 6 को हाइड करना है तो आप यहाँ पर चाहें तो 6 नंबर रॉ को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ पर किसी भी जगह क्लिक कर सकते हैं। आपने मान लीजिए मिस्टर सुमित कुमार को सिलेक्ट किया और आप इस डेटा को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से जाना है फॉर्मेट में, हाइड एंड अनहाइड और यहाँ से जाने के बाद हाइड रॉज। तो आप देखेंगे सुमित कुमार का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। देखिए ये हाइड हो चुका है। फिर से इसको वापस लेकर आना है तो दोनों को आप एक साथ सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी अनहाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अनहाइड हो जाएगा, या अगर आप चाहें तो फॉर्मेट से जाकर यहाँ आपको जाना है हाइड एंड अनहाइड और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनहाइड रॉज। तो ये आपकी रॉ अनहाइड हो जाएगी, फिर से वापस आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहीं पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा हाइड और अनहाइड। अगर आप किसी रो को हाइड करना चाहते हैं तो देखिए यहीं से हम उसको हाइड कर देंगे, यानी 8 के बाद में 9 आपका हाइड हो चुका है। फिर से उसको वापस लेकर आना है
तो आप दोनों को 8 और 10 को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फिर से आप उसको यहाँ से अनहाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी रो या कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इस टाइप की टेबल है और आप उसमें से कुछ कॉलम्स को देखना नहीं चाहते हैं तो आप उनको ग्रुप बनाने के बाद भी हाइड कर सकते हैं। तो देखिए ग्रुप किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर जो आपको ये टेबल दी हुई है इसमें हम ग्रुप बनाने के लिए चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम के बाद हमें डायरेक्ट बेसिक सैलरी दिखाई दे, यानी सिटी, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इन तीनों का हमें ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो देखिए तीनों को आपको एक साथ यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब के अंदर लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रॉस एंड कॉलम्स। फिलहाल हम यहाँ पर कॉलम का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करना है और ओके करा देना है। जैसे ही आप ओके कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर तीनों का ग्रुप बन चुका है, यानी कि तीनों कॉलम के ऊपर आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं। देखिए सी के ऊपर एक डॉट दिखाई दे रहा है, डी के ऊपर और ई के ऊपर। इसका मतलब इन तीन कॉलम का हमने ग्रुप बनाया है। अब अगर इन तीनों कॉलम को मैं हाइड करना चाहता हूं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ मुझे ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो बी के बाद में मुझे डायरेक्ट कॉलम दिखाई देगा एफ। इसका मतलब बी के बाद में सी, डी और ई तीन कॉलम यहाँ पर हाइड हो चुके हैं। अगर मैं इसको फिर से शो करना चाहता हूं तो दोबारा से मुझे इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मुझे कॉलम सारे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ग्रुप बनाने के बाद किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। और अगर देखिए मुझे फिर से इसको अनग्रुप करना है, यानी ये यहाँ से ग्रुप हटाना है, तो उसके लिए फिर से आपको दोबारा से उन तीन कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनको आप अनग्रुप करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनग्रुप। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ओके करा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से ये अनग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को ग्रुप कर सकते हैं और बाद में उसको अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये था कि हम यहाँ से इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप बना लें। दूसरा तरीका देखिए ये था कि हम यहाँ से ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो ऊपर सी वाला कॉलम है डायरेक्ट यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अगर हम डायरेक्ट ग्रुप पर जाते हैं तो देखिए अब हमें वहां पर वो ऑप्शन हमसे नहीं पूछेगा, यानी आपको रॉ करना है या कॉलम, डायरेक्ट देखिए ग्रुप बना देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं। और फिर से देखिए इसको अनग्रुप करना है तो फिर से आप यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करिए और डायरेक्ट आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। तो इस बार आपसे वो ऑप्शन नहीं पूछेगा कि आपको रॉ या कॉलम करना है डायरेक्टली, क्योंकि हमने वहां पर कॉलम ही सिलेक्ट किए हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर रॉ का भी कोई ग्रुप बनाना चाहें तो रॉ का ग्रुप बना सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट अकाउंट्स हैं इन सबको मैं यहाँ से हाइड कर दूं, इनका मतलब एक ग्रुप बना दूं। तो मैं चारों को एक साथ सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ग्रुप पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ देखिए आपसे पूछेगा, यहाँ से हमें सिलेक्ट रखना है रॉज और उसके बाद यहाँ से ओके करा देना है। तो आप देखेंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक ग्रुप बन चुका है। अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहाँ से हाइड हो जाएगा, यानी आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से अगर यहाँ सेल्स वाले जो रॉज हैं हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाने के बाद इसको ग्रुप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पूछेगा आपसे रॉज सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से ओके करा देना है। तो देखिए इस तरह से हम सेल्स का भी एक ग्रुप बना लेंगे। और अगर इसको यहाँ से हाइड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सेल्स डिपार्टमेंट भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने उसको यहाँ पर हाइड कर रखा है। दोबारा से अगर शो कराना है तो इस पर आप प्लस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी शो हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से प्लस करेंगे तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट भी दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं। और अगर इसको फिर से अनग्रुप करना है तो आपको दोबारा से इन चारों रॉ को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से अनग्रुप करना होगा। अनग्रुप करने के बाद आपको यहाँ से रॉ सिलेक्ट करनी है और ओके करा देना। तो इस तरह से हम देखो इसको अनग्रुप कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हमें नीचे वाले को अनग्रुप करना है तो डायरेक्टली हम चाहें तो यहाँ से भी एक साथ सेलेक्ट करने के बाद अनग्रुप करा सकते हैं। तो ये इस तरह से अनग्रुप हो जाएगा। एक्सेल में अगर हमने किसी सेल पर कोई फॉर्मूला लगा रखा है और हम चाहते हैं कि वो फॉर्मूला नीचे वाली सभी सेल्स पर अप्लाई हो जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिस पर आप ऑटोफिल अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ एडिटिंग के अंदर फिल में जाना है और फिल के अंदर ऑप्शन मिलेगा सीरीज। सीरीज में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो फिल पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से ओके कराना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटो फिल होकर ये सभी पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से इस रेंज को पहले डिलीट कर लेते हैं। देखिए दूसरे तरीके से अगर हम ऑटो फिल करना चाहें तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ इस कॉर्नर से इसको पकड़कर नीचे ड्रैग कराएंगे।
देखिए दोबारा से समझिए इसको। तो इसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर कॉर्नर पर जाना है और देखिए प्लस वाली जो शेप है जब चेंज होती है यहाँ पर, ये अभी देखिए व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है प्लस, जब आप इसके यहाँ पर कॉर्नर पर जाएंगे तो ये आपका ब्लैक कलर में हो जाएगा। आप इसको पकड़कर नीचे माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको होल्ड रखेंगे और नीचे पकड़कर ड्रैग करा देंगे, तो आप इस तरह से भी ऑटो फिल करा सकते हैं। तीसरा तरीका देखिए ये है कि हम यहाँ पर इसके कॉर्नर पर यहीं पर डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि हम इसको डिलीट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करें कंट्रोल डी। देखिए कंट्रोल डी करने पर ये ऑटो फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप से इसको ऑटो फिल कर सकते हैं। एक्सेल में किसी भी एक सेल या मल्टीपल सेल्स पर अगर आपको आउटलाइन लगानी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर्स। देखिए बॉर्डर्स आपको यहाँ फॉन्ट ग्रुप के अंदर ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बॉर्डर के ऑप्शन मिलेंगे। इन सब ऑप्शंस को अभी हम क्लियर करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको यहाँ से सबसे पहले यूज करना है ऑल बॉर्डर्स। देखिए ऑल बॉर्डर्स यूज करने पर आप देखेंगे आपको सभी सेल्स पर बॉर्डर दिखाई देगा, मतलब एक ब्लैक कलर की बाउंड्री दिखाई देगी। दोबारा से देखिए हम कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से जाएंगे और सेकंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है आउटसाइड बॉर्डर्स। अगर हम आउटसाइड बॉर्डर्स यूज करते हैं तो आप देखेंगे जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उसमें आपको आउटसाइड में एक बॉर्डर दिखाई देगा। एक और तरीका भी है, इसको हम फिर से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ से जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। अगर हम इसका यूज करते हैं तो आप देखेंगे एक थिक बॉर्डर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शंस वहां पर दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर देखिए कुछ एरिया सेलेक्ट किया और एरिया सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं सिर्फ बॉटम बॉर्डर यूज करता हूं तो आप देखेंगे जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है उसमें सिर्फ आपको बॉटम साइड में एक बॉर्डर दिखाई देगा। फिर से भी देखिए मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार मुझे बॉर्डर अगर राइट साइड बॉर्डर चाहिए तो मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे राइट साइड के अंदर आपको एक बॉर्डर दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से अगर आपको बॉर्डर को हटाना है तो आप कुछ एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहां से जाने के बाद नो बॉर्डर कर सकते हैं। नो बॉर्डर करने पर आप देखेंगे वो बॉर्डर वहां से चला जाएगा। इस पे से भी अगर हमें बॉर्डर हटाना है तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा और यहां से जाने के बाद में इसको यूज करूंगा नो बॉर्डर। तो इस तरह से हम बॉर्डर को लगा भी सकते हैं और अगर हटाना चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। फिर से देखिए मैं इस टेबल को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको यूज करना होगा ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स यूज करने पर आप देखेंगे यहाँ पर इस टाइप से बॉर्डर लग के आ जाएगा। इस बॉर्डर को हटाना है तो आपको सिलेक्ट करना है और यहां से जाने के बाद में यूज करना होगा नो बॉर्डर्स। इस तरह से हम बॉर्डर को हटा सकते हैं। इसके लिए हम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने उस एरिया को सिलेक्ट किया जिस पे मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूं और कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करूंगा मैं ऑल्ट के साथ एच और उसके बाद बी और ए प्रेस करना है आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा। अगर हमें बॉर्डर को हटाना है तो फिर से हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस। देखिए कंट्रोल शिफ्ट माइनस मैंने यूज किया तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर हमारा हट जाएगा। फिर से देखिए मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूं और शॉर्टकट की यूज करूंगा मैं ऑल्ट एच बी ए। आप देखेंगे ऑल्ट एच बी ए का यूज करके इस तरह से हम बॉर्डर लगा भी सकते हैं। और देखिए अगर इसको हटाना है तो मैंने शॉर्टकट की आपको बताई थी कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस। आप इस तरह से बॉर्डर को हटा सकते हैं। तो एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जब हम ऑल्ट के साथ एच यूज करते हैं, बी यूज करते हैं तो ये बॉर्डर ऑप्शन खुल जाता है और बॉर्डर ऑप्शन के अंदर ये सारी शॉर्टकट कीज काम करती हैं। मतलब अगर मुझे बॉर्डर को हटाना है तो मैं चाहूं तो यहाँ पर डायरेक्ट एन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे बॉर्डर यहां से हट जाएगा। दोबारा से देखिए सिलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्टकट की यूज करनी है ऑल्ट एच बी। ऑल्ट एच बी करने पर आप बॉर्डर ऑप्शन पे आ जाएंगे और उसके बाद आपको जो भी काम करना है यहाँ पर, मतलब अगर बॉर्डर लगाना है तो आप क्या करेंगे ए प्रेस करेंगे। आपको डायरेक्ट बस ए प्रेस करना है तो आप देखेंगे ऑल बॉर्डर यहाँ पर लग जाएगा। फिर से अगर इसको हटाना है तो ऑल्ट एच के साथ बी यूज करना है और उसके बाद बॉर्डर हटाने के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे एन, बॉर्डर हट जाएगा। मैंने दूसरा तरीका भी बताया था बॉर्डर हटाने का। आपको एक साथ सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस यूज करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस यूज करके भी अगर आप बॉर्डर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिल इफेक्ट्स के बारे में। देखिए फिल इफेक्ट्स का मतलब होता है कि हम किसी भी सेल की बैकग्राउंड पे जो कलर लगाते हैं उसको बोलते हैं हम फिल कलर, और उस कलर के अंदर भी अगर हम इफेक्ट्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं फिल इफेक्ट्स। तो देखिए किस तरह से लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये ऊपर वाली हेडिंग सेलेक्ट की और हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर में जाना है और बॉर्डर में सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा मोर बॉर्डर्स। मोर बॉर्डर्स पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिल, और फिल के अंदर आप कोई भी कलर यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर जो आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर आपका कलर फिल हो जाएगा।
तो ये तो हो गया कलर फिल करना। और इस पर अगर हमें इफेक्ट्स लगाना है तो देखिए दोबारा हम जाएंगे यहाँ पर और मोर बॉर्डर्स पे जाएंगे और उसके बाद फिल में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फिल इफेक्ट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल इफेक्ट लगाना हो, वर्टिकल इफेक्ट लगाना हो वो आप लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जिस टाइप का कलर लेना चाहें वो कलर चूज करेंगे और यहाँ से ओके करा देंगे। तो उसके बाद जब एक बार और आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखाई देगा, मतलब जो ऑरेंज कलर है उसके साथ में व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से देखिए हम नीचे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से नीचे जाना है मोर बॉर्डर्स पर और फिल के अंदर आपको जाना है फिल इफेक्ट्स में और यहाँ पर जिस टाइप का भी आपको इफेक्ट डालना हो आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस टाइप का भी आपको कलर चाहिए वो कलर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर आप दो कलर का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। मैंने एक कलर यूज करा है यहाँ पर ऑरेंज और दूसरा कलर मैंने यहाँ पर लिया है लाइट ब्लू। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं ओके कराऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर लाइट ब्लू और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन से हम फिल इफेक्ट लगा सकते हैं। और अगर हमें नॉर्मली कलर लगाना है तो देखिए डायरेक्ट हम यहाँ से भी चाहें तो डायरेक्ट कलर लगा सकते हैं, जिस टाइप का कलर हमें लगाना होगा वो हम यहाँ से कलर लगा सकते हैं। और अगर हमें इफेक्ट लगाना है तो उसके लिए हम अंदर से जाकर उसको लगा सकते हैं। एक्सेल में किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें लेफ्ट साइड से अरेंज करना है या राइट साइड में अरेंज करना है या उसको मिडिल में अरेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप दिखाई देगा और अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको ये अलग अलग टाइप के अलाइनमेंट दिखाई देंगे। तो इसको किस तरह से यूज करना है उसके लिए हम यहाँ पर टॉप जो रॉ आपको दी हुई है यानी हेडिंग रॉ उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर अगर हम इसको लेफ्ट अलाइन करते हैं तो आप देखेंगे रोल नंबर, नेम और जितने भी आगे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये सब लेफ्ट साइड से अलाइन होकर आ जाएंगे। इसी तरह से हम इसको यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं, ये सेंटर में आ जाएगा और राइट करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। तो इसको जहाँ चाहें वहाँ हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से अगर हम इस रॉ की हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो अगर आप देखेंगे तो रोल नंबर, नेम और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सेल के बिल्कुल आपको नीचे साइड में दिखाई दे रहा है, यानी कि बॉटम वाले पोर्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नेम को आप मिडिल में ले जाएं या टॉप साइड में ले जाएं सेल में तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए इसको मिडिल अलाइन कर सकते हैं। तो देखिए मिडिल अलाइन से वो नेम और रोल नंबर और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको मिडिल में दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर आप इसको टॉप में करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टॉप अलाइन। टॉप अलाइन में आपको रोल नंबर, नेम और जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सब आपको टॉप साइड में दिखाई देंगे। फिर से अगर आप इसको बॉटम अलाइन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे ये बॉटम में दिखाई देगा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि हम चाहें तो उसको यहाँ से मिडिल अलाइन कर सकते हैं जिससे कि वो सेल के बिल्कुल बीचों बीच रहे, यानी अगर आप सेल की हाइट थोड़ी कम भी करते हैं तो उसमें भी आपको ये यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा बीच में। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंडेंटेशन आपको दिया हुआ है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस कॉलम को यानी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस टेक्स्ट को आप थोड़ा आगे करके देखना चाहते हैं यानी कि यहाँ पर इंडेंटेशन इसका बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज इंडेंट। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। इसी तरह से अगर आपको डिक्रीज इंडेंट करना है तो आप पीछे की तरफ उसको शिफ्ट करा सकते हैं। तो मतलब अपनी टेक्स्ट को हम आगे या पीछे ले जाना चाहें तो इस तरह से यहाँ से इस ऑप्शन से ले जा सकते हैं। एक्सेल में टेक्स्ट को किसी भी एंगल पर रोटेट करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट ओरिएंटेशन। देखिए टेक्स्ट ओरिएंटेशन आपको होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा ओरिएंटेशन। इस पर क्लिक करना है और डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इनका यूज करके टेक्स्ट को आप किसी भी एंगल पर रोटेट करा सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले अप्लाई करेंगे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो नेम यहाँ पर लिखा हुआ था वो आपको 45 डिग्री एंगल पर इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह देखिए मैं इसको बराबर वाली सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है एंगल क्लॉकवाइज। अगर हम इसका यूज करते हैं तो आप देखेंगे इंग्लिश जो है वो आपको सब्जेक्ट इस तरह से दिखाई देगा। फिर से मैं इसके बराबर वाली सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके बराबर में देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट करने पर क्या होगा, जो हिंदी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप देखेंगे तो वो आपको वर्टिकल दिखाई देगा, यानी जितने भी ये लेटर्स हैं वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शंस वहां दिए हुए थे, अगर हम चाहें तो देखिए नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रोटेट टेक्स्ट अप। अगर हम इसका यूज करते हैं तो आप देखेंगे मैथ्स जो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वो इस साइड से अलाइन होकर आएगा और वर्टिकली आपको दिखाई देगा। इसी तरह से देखिए मैं अगले सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से यूज करूंगा
रोटेट टेक्स्ट डाउन, अगर मैं इसका यूज करूंगा तो आप देखोगे केमिस्ट्री जो है वो भी आपको वर्टिकल दिखाई देगी, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ को है, और मैथ सब्जेक्ट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ को आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को किसी भी एंगल पर रोटेट करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी ऑप्शन यहाँ पर एक दिया हुआ था, लास्ट में आपको दिया हुआ है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इसका यूज ये रहता है कि मान लीजिए आपने किसी भी एंगल पर आपने टेक्स्ट को रोटेट कर दिया और उसके बाद आप इसको फिर से उसी नॉर्मल एंगल पर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ जाएंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, और यहाँ से जाने के बाद आपको इसको 0 करना है और ओके करा देना है। तो आप देखेंगे इस तरह से हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन को हटा सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे रैप टेक्स्ट के बारे में। देखिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ है। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को रैप करना, यानी ब्रेक करना, तोड़ना। यानी अगर टेक्स्ट काफी लंबी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं। किस तरह से करेंगे उसको समझते हैं हम। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो ये नाम दिया हुआ है संदीप कुमार, इसके आगे अगर हम यहाँ पर शर्मा लगा देते हैं तो आप देखेंगे वो शर्मा आपको दिखाई नहीं देगा, यानी आपको या तो कॉलम की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, और या अगर आप कॉलम की विड्थ को कम करते हैं तो आपको शर्मा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रैप टेक्स्ट कराएंगे तो आप देखेंगे संदीप कुमार ऊपर दिखाई देगा और शर्मा आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को रैप करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है किसी 2 या 3 सेल को ज्वाइंट कर देना, मर्ज कर देना, मतलब एक बना देना। वो किस तरह से करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर इन 2 या 3 सेल को मर्ज करके एक सेल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर बटन पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ये एक सेल बन जाएगी। इसी तरह से देखिए ये जो नीचे 2 सेल दी हुई हैं इसको भी हम मर्ज करना चाहते हैं, तो दोबारा इस पर क्लिक करने के बाद में हम इसको मर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप 2, 4, 6, 8 जितनी भी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे तो आप देखेंगे वो एक जॉइंट सेल बन जाएगी, मतलब एक कंबाइंड सेल बन जाएगी। अगर इसको दोबारा से आपको अनमर्ज करना है, मतलब मर्ज को हटाना है, तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से ये आपका अनमर्ज हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको अनमर्ज कर देंगे और इसको भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम अनमर्ज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे होम टैब के अंदर दिए गए नंबर ग्रुप के बारे में। देखिए यहाँ नंबर में आपको अलग अलग ये ऑप्शंस दिखाई देंगे, यानी कि जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, इस तरह से ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इनका किस तरह से हमें यूज़ करना है उसके लिए यहाँ पर हमने ये टेबल दे रखी है और इसमें अलग अलग ये सारे कॉलम्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे नंबर को कि हम नंबर फॉर्मेट किस तरह से लगाते हैं और उसको किस तरह से हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जर्नल दिया हुआ है, अगर हम जर्नल की जगह पर इसको नंबर कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेसिमल्स में दिखाई देगी वैल्यू, यानी 10,000 के बाद में आपको 2 डेसिमल प्लेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना है, मतलब आप चाहते हैं कि जो भी आपका करेंसी सिंबल है वो आपके यहाँ पर शुरू में दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पर जर्नल की जगह आपको करेंसी पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे जो भी हमारा करेंसी सिंबल होगा वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हम करेंसी को लगा सकते हैं। इसके बराबर में देखिए यहाँ पर ये अकाउंटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ चाहें तो हम जर्नल की जगह इसको अकाउंटिंग करना चाहें तो अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग में क्या होगा, यहाँ पर भी आपको करेंसी सिंबल दिखाई देगा, शुरू में रुपीस दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन करेंसी में और अकाउंटिंग में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपको जो करेंसी सिंबल है वो जस्ट आपको अमाउंट के बराबर में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए करेंसी सिंबल थोड़ा सा गैप के साथ में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में बस डिफरेंस है, बाकी दोनों सिमिलर हैं। अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही आपको करेंसी दिखाई दे रही है। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये है कि देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 वैल्यू करता हूँ इसको और एंटर लगाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 0 वैल्यू देता हूँ और एंटर कराता हूँ तो उसकी जगह पर मुझे देखिए यहाँ पर डैश दिखाई दे रहा है। तो बस एक डिफरेंस इसके अंदर ये भी है कि यहाँ पर आप 0 वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप 0 देंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। इसके बराबर में देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप अगर एक शॉर्ट में डेट देना चाहें तो शॉर्ट डेट भी दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लॉन्ग डेट के लिए हमने एक कॉलम लिया था, यानी यहाँ से अगर हम इसमें शॉर्ट डेट कर देते हैं तो देखिए शॉर्ट आ जाएगा, और लॉन्ग डेट करेंगे तो यहाँ से हम लॉन्ग डेट इस तरह से ले सकते हैं। इसके बराबर में देखिए हमने यहाँ पर ये टाइम का कॉलम लिया है। अगर हम टाइम भी लगाना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर टाइम पर क्लिक करते हैं तो देखिए अभी तक यहाँ पर इस कॉलम के अंदर आपको कहीं भी AM PM नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पर टाइम पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको AM और PM दिखाई दे जाएगा। इस तरह से मतलब ये टाइम में अपने आप से कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा देखिए अगर हम यहाँ से इसको देखिए हटाकर और दोबारा से इस पे
टाइम फॉर्मेट लगाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर AM और PM आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से हम टाइम भी लगा सकते हैं। और अगर हमें परसेंटेज लगाना हो तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ से चाहें तो हम परसेंटेज लगा सकते हैं। आप देखेंगे सब पर आपको परसेंटेज लगी हुई दिखाई देगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के नंबर फॉर्मेट्स लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन ये आपको अंदर भी दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से भी लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको ये जर्नल दिया हुआ है, जर्नल की जगह अगर आपको करेंसी लगाना है तो यहाँ करेंसी पर जाना है। और देखिए करेंसी अगर आपको रुपीस की जगह चेंज भी करनी हो तो यहाँ से हम डॉलर भी लगा सकते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो जर्नल वाला कॉलम है वहाँ आपको डॉलर साइन दिखाई देगा। इसकी जगह अगर हमें कोई और करेंसी फॉर्मेट लगाना है तो देखिए यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स दिखाई देंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इंडियन करेंसी जो अभी लेटेस्ट सिंबल है हमारा, वो सिंबल भी हम चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो हमारा इंडियन करेंसी सिंबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से हम सिंबल भी लगा सकते हैं। और बाकी अगर चाहें तो यहाँ से जाकर इसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर चाहें देखिए यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है आपको कस्टम, यहाँ कस्टम से जाकर भी आप चाहें तो और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे हमने डेट वाला फॉर्मेट लिया था, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम पहुंचेंगे कस्टम पर। और यहाँ अगर हम डायरेक्ट जो भी फॉर्मेट चाहते हैं, जैसे कि अभी जो है ये पहले मंथ आ रहा है, फिर उसके बाद डे है और उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि पहले डे आ जाए उसके बाद फिर मंथ और फिर ईयर आ जाए तो हम चाहें तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिलीट करने के बाद पहले टाइप करेंगे DD, फिर ऑब्लिक लगाएंगे, फिर MM, फिर ऑब्लिक लगाकर YYY प्रेस करेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि हमें ईयर जो है वो पूरा चाहिए। जब हम ओके कराएंगे तो आप देखोगे सबसे पहले इसके अंदर आपको डे दिखाई देगा, उसके बाद मंथ और उसके बाद आपको ईयर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप चाहें तो यहाँ से कस्टम से जाकर भी इसको फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले MM यूज करूंगा, उसके बाद DD और उसके बाद YY अगर हम चाहें तो 4 बार भी प्रेस कर सकते हैं, या सिर्फ अगर हम चाहते हैं कि ईयर जो है वो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट हमें दिखाई दें तो हम चाहें तो सिर्फ 2 टाइम Y प्रेस करने के बाद जब ओके कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ आपको ईयर जो होगा वो लास्ट की 2 डिजिट ही दिखाई देंगी। तो इस तरह से हम कस्टम फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। और बाकी देखिए डेट के और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, अगर हमें कोई भी फॉर्मेट अच्छा लगता है तो वो हम यहाँ से इस टाइप से लगा सकते हैं। तो डेट का फॉर्मेट हम अपने अकॉर्डिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर और फॉर्मेट एस्टेबल का क्या यूज है। तो पहले बात कर लेते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में दिए गए फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के बारे में। देखिए इसका यूज करके हम एक जगह की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम टाइप किया है और इस पर हमने कुछ फॉर्मेटिंग लगाई है, यानी एम्प्लॉय नेम अगर आप देखेंगे तो हमने रेड कलर में दिया है और उसकी जो बैकग्राउंड है वो हमने येलो कलर में दी है। अगर हम चाहते हैं कि ये सेम फॉर्मेटिंग हम यहाँ भी अप्लाई कर दें तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है, यानी अपना कर्सर यहाँ रखना है और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर बटन पर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से अगर यही सेम फॉर्मेटिंग आपको नीचे भी अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर बटन पर जाएंगे और उसके बाद जहाँ तक आपको ये फॉर्मेटिंग चाहिए वहाँ तक आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक जगह की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह लगा सकते हैं फॉर्मेट पेंटर बटन का यूज करके। इसके बाद हम बात करेंगे स्टाइल्स ग्रुप के अंदर दिए गए फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन के बारे में। देखिए यहाँ इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप की टेबल फॉर्मेटिंग दी हुई है, यानी ये टेबल फॉर्मेटिंग आप किसी भी टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो हमने यहाँ पर टेबल ली हुई है इस पे कहीं भी हम अपना कर्सर रखेंगे और उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल पर जाने के बाद यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग हमें अच्छी लगती है हम उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको ये ऑप्शन आएगा, सिर्फ आपको यहाँ से ओके कराना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे वो जो फॉर्मेटिंग थी वो आपको यहाँ पर अप्लाई होकर दिखाई देगी। इसके बाद देखिए ये फॉर्मेटिंग अगर हमें हटानी है तो हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, फिर से ये फॉर्मेटिंग हमारी हट चुकी है। तो एक तरीका तो ये था फॉर्मेटिंग लगाने के लिए, यानी फॉर्मेट एज टेबल का यूज़ करके हम यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल टी अप्लाई करने से आप देखेंगे तो ये आपको टेबल फॉर्मेट दिखाई दे जाएगा। जैसे आप ओके करेंगे तो आप इस पर टेबल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका था टेबल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए। इसके अलावा देखिए एक तरीका और है, मैं फिर से कंट्रोल Z कर लेता हूँ, यहाँ से अंडू कमांड यूज़ करके हम पीछे आ जाएंगे। इसके अलावा एक तरीका ये है कि हमें टेबल को देखिए चाहे तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, या मैंने बताया था कहीं भी अपना कर्सर छोड़ दीजिए आप टेबल पर और उसके बाद यहाँ इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और इंसर्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा टेबल। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप ओके करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी।
तो इस तरह से भी अगर हम चाहें तो टेबल पर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो ये 3 अलग-अलग तरीके मैंने आपको बताए हैं कि हम टेबल पर किस तरह से फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। देखिए इसके अलावा कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको और दिए हुए हैं, यानी यहाँ जो आपको मैंने ये ऑप्शंस बताए थे, इनमें अगर आपको कुछ और सेटिंग्स करनी हो तो उसके लिए भी देखिए यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ से फ़िल्टर बटन जो है इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से ऊपर से फ़िल्टर चले जाएंगे। दिखाता हूँ दोबारा से, यहाँ पर ये फ़िल्टर ऑप्शन है, इसको यहाँ से हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए बैंडेड ड्रॉज, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ तो जो बैंडेड ड्रॉज आपको दिखाई दे रही थी वो यहाँ से हट जाएंगी। हेडर रॉ यानी जो ऊपर हेडिंग दिखाई दे रही है देखिए वो यहाँ पर फॉर्मेटिंग के साथ आ रही है और ये विदाउट फॉर्मेटिंग आ रही है। तो यहाँ से हम इसको चाहें तो लगा सकते हैं, हटाना चाहें तो यहाँ से हटाकर उस पर ब्लैक फॉन्ट दे देंगे तो आप देखेंगे वो हेडिंग आपको दिखाई दे जाएगी। तो इस तरह से फिलहाल अभी हम यहाँ पर हेडर रॉ भी लगा कर रखेंगे। फर्स्ट कॉलम यानी जो फर्स्ट वाला कॉलम है, अगर आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह से जो लास्ट वाला कॉलम है उसको भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। टोटल रॉ में वो आपको लास्ट वाली जो रॉ है उसको अलग से दिखाएगा। इस तरह से आप चाहें तो देखिए अलग से उसको दिखा सकते हैं, और अगर नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है बैंडेड ड्रॉज। बैंडेड ड्रॉज में क्या होगा कि आपको एक जो रॉ है वो ग्रे कलर में दिखाई देगी, एक फिर आपको व्हाइट कलर में दिखाई देगी, फिर एक ग्रे फिर एक व्हाइट, मतलब आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। अगर हम बैंडेड ड्रॉज को हटा देते हैं, बैंडेड कॉलम्स कर देते हैं, तो आप देखेंगे एक कॉलम आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग के साथ दिखाई देगा, एक कॉलम विदाउट फॉर्मेटिंग दिखाई देगा, फिर एक कॉलम आपको फॉर्मेटिंग के साथ दिखाई देगा, फिर एक कॉलम आपको विदाउट फॉर्मेटिंग दिखाई देगा। तो इस तरह से ये बैंडेड कॉलम और बैंडेड रॉज में आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। तो ये इतनी तरह से हम चाहें तो इसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। बाकी मैंने बताया अगर आपको फॉर्मेटिंग ये अच्छी नहीं लग रही है, कोई दूसरी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए तो आप दूसरी फॉर्मेटिंग भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये फॉर्मेटिंग लग चुकी है। अगर हम यहाँ से लास्ट वाले कॉलम को फॉर्मेटिंग इस पे से हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी हटा सकते हैं, और इसी तरह से फर्स्ट कॉलम पे से भी फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्मेट एज टेबल का यूज़ करके ये सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के बारे में, जो कि आपको होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में दिखाई देगा। एक्सेल का बेहद आसान और एक सिंपल सा फीचर होता है फाइंड एंड रिप्लेस। वैसे इसके बारे में ज़्यादातर लोग पहले से जानते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल सा फीचर है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऑप्शंस आपको इस तरह से दिए हुए हैं कि शायद आप लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। यहाँ आपको ये फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन दिया हुआ है। फाइंड और उसी के जस्ट नीचे ऑप्शन है रिप्लेस। डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके भी जा सकते हो या कीबोर्ड से शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल F से फाइंड, कंट्रोल H से रिप्लेस। वैसे ये जस्ट बराबर बराबर आपको मिलेंगे। डायरेक्ट आप यहाँ से फाइंड पे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से रिप्लेस पे भी जा सकते हैं। फाइंड मीन्स ढूंढना और रिप्लेस मीन्स उसके बदले कोई चेंज करना। तो देखिए फाइंड में जाते हैं पहले। फाइंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम इसको देखिए हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शंस के बारे में शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे, इसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए फाइंड का तो आपका समझ में आ गया होगा, आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि हमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो हम यहाँ फाइंड में उस चीज़ को टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद अगर हमें रिप्लेस करना है तो यहाँ नीचे रिप्लेस में उसको टाइप करके रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें विद इन शीट का मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं, जो भी वर्ड या जो भी वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, वो विद इन शीट सर्च करना चाहते हैं या विद इन वर्कबुक सर्च करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्कबुक का ऑप्शन भी आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। अगर आप वर्कबुक करेंगे तो वो एंटायर वर्कबुक यानी जितनी भी शीट्स आपको दे रखी हैं वो सभी शीट्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप सर्च करेगा, और उसके बाद जिससे भी आप उसको रिप्लेस करना चाहेंगे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें हम एंटायर शीट और एंटायर वर्कबुक दोनों रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको सर्च, यानी कि वो सर्च किस तरह से करेगा। जिस वर्ड को आप सर्च करना चाहते हैं उसको रॉ बाय रॉ सर्च करना चाहते हैं या कॉलम बाय कॉलम सर्च करना चाहते हैं। अगर आपने रॉ रखा तो देखिए वो क्या करेगा, पहले फर्स्ट वाली रॉ में सर्च करेगा उस वर्ड को, फिर सेकंड वाली रॉ में सर्च करेगा। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप वो रॉ बाय रॉ सर्च करता चला जाएगा। अगर आप रॉ की जगह उसको कॉलम कर लेते हैं तो देखिए वो क्या करेगा, पहले कॉलम नंबर ए में सर्च करेगा किसी भी वर्ड को, फिर कॉलम नंबर बी में सर्च करेगा, फिर कॉलम नंबर सी में सर्च करेगा। तो इस तरह से हम सर्च कर सकते हैं उसको बाय कॉलम और बाय रॉ। इसके जस्ट नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा लुक इन। लुक इन मीन्स मतलब जिस भी वर्ड को आप सर्च कर रहे हैं उसको आप किसी फॉर्मूला में सर्च करना चाहते हैं, किसी वैल्यू में सर्च करना चाहते हैं या किसी कमेंट में सर्च करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद में। इसके बराबर में देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है मैच केस और मैच एंटायर सेल कंटेंट्स।
इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर मैच केस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कोई भी वर्ड सर्च करते हैं तो वो एज इट इज उसी केस में सर्च करेगा जिस केस में आप यहाँ पर टाइप करेंगे। मीन्स आपने यहाँ पर टाइप किया प्रोडक्ट्स, तो देखिए प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पर टाइप किया है वो कैप्स लॉक में किया है, यानी कि कैपिटल लेटर में किया है। तो देखिए जब हम कैपिटल लेटर में यहाँ टाइप कर रहे हैं तो अब यहाँ पर हमने लगा रखा है मैच केस। अगर मैं यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए वो यहाँ पर तो सर्च करेगा प्रोडक्ट्स को, लेकिन नीचे वाले प्रोडक्ट्स को वो सर्च नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने लगा रखा है मैच केस, यानी बिल्कुल उसी केस में वो सर्च करेगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद दोबारा फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो देखिए वो इसके बाद इसको सर्च करेगा, और दोबारा से फिर हम इसको फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो देखिए वो इसको भी सर्च करेगा। यानी जिस तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे, टाइप करेंगे, वो उस तरह से सर्च करेगा अगर आपने मैच केस लगा दिया। लेकिन अगर आप मैच केस पे से हटा देंगे तो बस वो प्रोडक्ट्स को देखेगा, वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को नहीं देखेगा। इसके जस्ट नीचे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मैच एंटायर सेल कंटेंट्स। देखिए मैंने क्या किया इस बार, यहाँ पर प्रोडक्ट्स को हटाकर और इसकी जगह टाइप किया IISEA कंप्यूटर एजुकेशन। तो देखिए यहाँ ऊपर एंटायर सेल के अंदर आप अगर एक सेल के अंदर देखेंगे तो IISEA कंप्यूटर एजुकेशन हमने टाइप किया है। अगर हम यहाँ पर मैच एंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक कर देते हैं और फाइंड नेक्स्ट कराते हैं तो देखिए पहले वो IISEA कंप्यूटर एजुकेशन को यहाँ सर्च करेगा, उसके बाद फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो IISEA कंप्यूटर एजुकेशन को यहाँ पे सर्च करेगा। तो यानी वो एंटायर सेल को जो भी उसमें कंटेंट दिया हुआ है उसको एक बार में सर्च करके आपको बता देगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। और अगर इसी तरह से आपको रिप्लेस करना है किसी एक वर्ड से दूसरे वर्ड को तो आप रिप्लेस पर जाएंगे और यहाँ फाइंड वर्ड में उस वर्ड को टाइप करेंगे जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर टाइप किया CBA, और CBA टाइप करने के बाद में मैं यहाँ पर उसकी जगह कुछ और टाइप करना चाहता हूँ, यानी कि रिप्लेस करना चाहता हूँ DTP से। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करूँगा, देखिए यहाँ बराबर में रिप्लेस ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर हम रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, मतलब देखिए यहाँ वो CBA सर्च करेगा, उसके बाद यहाँ DTP कर देगा, फिर दोबारा जब हम रिप्लेस करेंगे तो फिर वो यहाँ पर CBA की जगह DTP करेगा। इसी तरह अगर तीसरी जगह चौथी जगह लिखा हुआ होगा तो वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देते हैं तो देखिए उसने दिखाया 2 रिप्लेसमेंट्स, यानी सिर्फ 2 ही जगह CBA लिखा हुआ था, उसकी जगह उसने उसको DTP में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से अगर देखिए मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ मैंने DTP टाइप किया है उसकी जगह फिर से CBA हो जाए, लेकिन कुछ फॉर्मेटिंग के साथ CBA हो। CBA तो आए लिखा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि वहाँ पर कलर जो हो फिल में जाने के बाद उसका कलर ग्रीन हो जाए। ओके कराएंगे। देखिए उसके बाद जब मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कराऊंगा तो आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ CBA तो चेंज हो गया, लेकिन CBA के साथ साथ उसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही हो। तो इस तरह से हम विद फॉर्मेटिंग भी चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ वर्ड को ही रिप्लेस नहीं, बल्कि हम वर्ड के साथ साथ जो उसकी फॉर्मेटिंग है उसको भी रिप्लेस करा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये ऑप्शन था, अगर हम चाहें तो उसका यूज भी कर सकते हैं। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ फाइंड पे पहुंचेंगे और फाइंड में जाने के बाद इस बार हम टेक्स्ट की जगह वैल्यू को सर्च करते हैं। मैंने वैल्यू टाइप की और देखिए यहाँ वैल्यू भी दे रखा है इसमें नीचे, फॉर्मूला की जगह हम यहाँ पर वैल्यू कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ से मैच केस भी हटा के रखना है, और उसके बाद जब हम फाइंड ऑल कराएंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ 45 होगा वहाँ आपको 45 दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो एक साथ इनको तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे तीनों को तो देखिए 45, 45 और 45 ये तीनों सिलेक्टेड है। इन सिलेक्टेड रेंज को आप क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस में जाएंगे और रिप्लेस में जाने के बाद जिस चीज़ से भी रिप्लेस करना चाहें, मान लीजिए आपको यहाँ पर रिप्लेस में 45 ही रखना है, लेकिन फॉर्मेट से जाने के बाद इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो आपको येलो कर देना है। इसी तरह फॉन्ट का कलर आपको मान लीजिए रेड कर देना है और इसको बोल्ड भी कर देना है, ओके करा देना है। उसके बाद देखिए जब आप यहाँ से रिप्लेस ऑल कराएंगे तो आप देख पाएंगे कि जो आपका 45 वैल्यू थी वो 45 वैल्यू बैकग्राउंड येलो हो चुकी है, फॉन्ट का जो कलर है वो रेड हो चुका है, और जो उस पर फॉर्मेटिंग है उसके साथ साथ यानी बोल्ड भी होकर आया है। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को अगर चेंज करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं, और किसी भी टेक्स्ट को अगर रिप्लेस करना चाहें तो टेक्स्ट को भी रिप्लेस करा सकते हैं। इसके बाद अब हम सीखेंगे पेज सेटअप का यूज़ करते हुए किसी भी शीट को प्रिंट करने से पहले पेज को कैसे सेट किया जाता है।
इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा पेज लेआउट में। यहाँ आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप, और यहाँ बराबर में क्लिक करने पर पेज सेटअप आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए पेज में आप जाएंगे तो आपको ओरिएंटेशन, स्केलिंग, पेपर साइज, प्रिंट क्वालिटी और फर्स्ट पेज नंबर, ये कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे ओरिएंटेशन को। देखिए ओरिएंटेशन यहाँ पर आपको दी हुई है पोर्ट्रेट, और उसके जस्ट बराबर में आपको दी हुई है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट अगर आप करते हैं तो आपका जो पेपर है वो पोर्ट्रेट स्टाइल में, यानी कि बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, यानी जो प्रिंट होगा वो वर्टिकल स्टाइल में आपको दिखाई देगा। इसी तरह अगर हम पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो प्रिंट आपका निकल कर आएगा वो आपको हॉरिजॉन्टल स्टाइल में दिखाई देगा। देखिए इसका एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर जाते हैं तो आप देखेंगे आपको जो फॉर्मेट दिखाई देगा वो लैंडस्केप स्टाइल में दिखाई देगा, यानी कि इस तरह से आएगा ये। ऐसे ही अगर हम पोर्ट्रेट स्टाइल में चाहते हैं तो बैक जाएंगे और दोबारा से पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ से इसको पोर्ट्रेट कराएंगे। फिर से हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे आपको जो स्टाइल मिलेगा ये पोर्ट्रेट स्टाइल दिखाई देगा, यानी ये पोर्ट्रेट स्टाइल हो गया। और अगर आप इस तरह से करके लैंडस्केप करते हैं तो वो फिर लैंडस्केप मोड में आ जाता है। तो इस तरह से हम पेज की जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको स्केलिंग, यहाँ पर एडजस्ट टू 100% दिया हुआ है। देखिए होता क्या है, हम यहाँ पोर्ट्रेट सेलेक्ट करने के बाद जब प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे प्रीव्यू के अंदर सिर्फ आपको जो यहाँ पर अभी कॉलम दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ फिजिक्स तक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रोल नंबर, नेम और उसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो फिजिक्स वाला जो है वो लास्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। जबकि इसके बाद एक या दो कॉलम हमने और बना रखे हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो भी हमारा प्रिंट के अंदर आए तो हमें करना क्या होगा, यहाँ बैक जाने के बाद में फिर से हम पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से जो एडजस्ट टू है इसमें से इसकी परसेंटेज को थोड़ा सा कम करेंगे, यानी 90% करके देखेंगे। उसके बाद देखिए फिर से मैं प्रीव्यू जाऊँगा। अब अगर हम देखेंगे तो देखिए फिजिक्स के बाद में आपको एक और कॉलम यहाँ पर दिखाई देगा, टोटल मार्क्स। इसके बाद हमने एक परसेंटेज का कॉलम और ले रखा है। देखिए अभी भी वो प्रिंट में नहीं आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि परसेंटेज वाला कॉलम भी हमें यहाँ पर दिखाई दे तो हमें यहाँ पे फिर से बैक जाना है, और उसके बाद पेज सेटअप में जाने के बाद में यहाँ से 90 की जगह हम उसको 85% भी कर सकते हैं। फिर से हम प्रीव्यू देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर परसेंटेज वाला कॉलम भी आ चुका है। तो इस तरह से हम पेज को सेट कर सकते हैं उसका स्केल कम करने के बाद में। देखिए डायरेक्ट पेज सेटअप पे हम यहाँ से बैक करके भी जा सकते हैं, या हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है पेज सेटअप का, इस पर क्लिक करने के बाद भी डायरेक्ट हम पेज सेटअप पे पहुँच सकते हैं। और यहाँ जाने के बाद यहाँ से 85% की जगह अगर हम फिर से इसको 100% कर देते हैं और ओके करा देते हैं तो आप रिव्यू देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको फिजिक्स जो है वो लास्ट कॉलम दिखाई दे रहा है, यानी इसके बाद में आपको जो टोटल वाला कॉलम था या इसके जस्ट बराबर में परसेंटेज वाला कॉलम था वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम पेज सेटअप से जाने के बाद में उसका स्केल भी सेट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको नीचे और दिया हुआ है फिट टू। अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो अपना डॉक्यूमेंट है यानी जो हमारा मैटर है हम उसको एक पेज पर अगर फिट करना चाहें तो यहाँ पर फिट टू वन पेज लिखेंगे। वन, देखिए यहाँ भी हमने वन लिया है, यानी जो वाइड और टॉल करके है, वाइड और टॉल का मतलब हो जाता है कि हम उसको दोनों साइड से 1 by 1 में सेट करना चाहते हैं। इसके बाद देखिए दोबारा से अगर मैं ओके करता हूं तो आप देखेंगे सारा जो हमारा मैटर था वो एक पेज पर फिट हो गया है, यानी टोटल मार्क्स और परसेंटेज भी हमें उसी पेज पर दिखाई दे रहा है। तो इस ऑप्शन से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि देखिए एडजस्ट टू के अंदर ये 89% पर फिट हो गया है। हमें यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से करके देखना पड़ता है। हम पहले 90 करते, फिर 85 करते, या उससे अगर कम करना है तो 80 करते, लेकिन यहाँ फिट टू पर क्लिक करने पर वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया 89% पर। उसने देख लिया कि 89% पर ऑटो फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑटो फिट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका ज़्यादा अच्छा है, यानी एडजस्ट टू अगर हम यूज़ ना करें उससे बेटर ये रहेगा कि हम फिट टू कर दें और उसके बाद 1 by 1 कर दें यहाँ पर और ओके करा दें, तो वो ऑटोमेटिकली जितना पेपर पर साइज होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप से सेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ ये नीचे पेपर का साइज़ दिया हुआ है, पेपर का साइज़ भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर लेटर की जगह अगर हमें A4 साइज़ लेना है तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे A4, A3 ये सभी साइज़ मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर A4 साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो A4 साइज़ लेंगे और उसके बाद जब ओके कराएंगे तो आप देखेंगे जो प्रिंट की सेटिंग है वो A4 के अकॉर्डिंग हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर A3 साइज़ कर लेते हैं, देखिए जब मैं A3 साइज़ यहाँ पर करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपको देखिए यहाँ पर भी A3 साइज़ दिखाई देगा। जैसे ही मैं ओके कराऊँगा तो देखिए A3 साइज़ में सेट हो चुका है, यहाँ पर भी आपको A3 साइज़ दिखाई दे रहा है। वही चीज़ पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद में अगर हम पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर देते हैं तो देखिए यहाँ मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन दिखाई दे रही है, जब ओके कराएंगे तो आपको यहाँ पर लैंडस्केप मोड दिखाई देगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ भी ऑप्शन है, अगर हम A3 की जगह A4 करना चाहें
A4 कर सकते हैं। A4 की जगह फिर से हम A3 करना चाहें A3 कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं या पेज सेटअप से जाने के बाद में इस ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद बाहर आने के लिए आपको यहाँ से बैक जाना है और आप उसी शीट पर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी शीट को प्रिंट करने से पहले पेज पर सेट कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद अब हम सीखेंगे पेज सेटअप का यूज़ करते हुए किसी भी शीट को प्रिंट करने से पहले उसका मार्जिन कैसे सेट किया जाता है, और इसके अलावा पेज पर हेडर और फुटर लगाना भी सीखेंगे। अभी तक पिछली वीडियो में हम पेज सेटअप के कुछ ऑप्शंस आपको क्लियर करा चुके हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी पेज पर मार्जिन कैसे लगाते हैं। इसके लिए हमें पेज लेआउट में पेज सेटअप में जाना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मार्जिन। देखिए मार्जिन में यहाँ आपको लेफ्ट मार्जिन दिखाई दे रहा है, इधर राइट मार्जिन, ये टॉप मार्जिन और ये बॉटम मार्जिन। मार्जिन वो एरिया होता है जो हम पेज के चारों तरफ खाली छोड़कर चलते हैं, यानी जब हम कोई प्रिंट निकालते हैं तो उसमें वर्किंग एरिया होता है और वर्किंग एरिया के अलावा जो चारों तरफ खाली जगह छोड़ी जाती है उसको बोला जाता है मार्जिन। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको कितना स्पेस छोड़ के चलना है उसे बोलेंगे हम लेफ्ट मार्जिन। राइट साइड में आपको कितना स्पेस छोड़ के चलना है उसे बोलेंगे हम राइट मार्जिन। टॉप में आपको कितना स्पेस छोड़ना है और बॉटम में कितना स्पेस छोड़ना है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं चारों तरफ। देखिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं टॉप मार्जिन कैसे लगाते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर किया, इसको 2 इंचेस किया और उसके बाद यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे हम चले गए। तो देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पर ऊपर साइड में जो मार्जिन दिखाई देगा वो 2 इंचेस दिखाई देगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो मार्जिन है वो 2 इंचेस मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है। फिर से हम पेज सेटअप पे जाएंगे, देखिए फिर से मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ से जाकर इसको अगर हम 1 इंच कर देते हैं और ओके कराते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मार्जिन जो दिखाई देगा वो 1 इंच दिखाई देगा। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट साइड में मार्जिन देखिए, यहाँ पर इसकी जगह पर इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पर 2 इंचेस कर देते हैं और ओके करा देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो मार्जिन दिखाई देगा लेफ्ट साइड में वो 2 इंचेस दिखाई देगा। तो इस तरह से पेज के चारों तरफ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप मार्जिन सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको जितना आप मर्जी चाहें उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हेडर और फुटर के बारे में। देखिए हेडर मीन्स होता है कि अगर आपने कोई पेज के ऊपर साइड में हेडर लगा रखा है तो आप उस हेडर को कितना टॉप से नीचे की तरफ देखना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए पहले हमें हेडर लगाना पड़ेगा, फिर आप समझ पाएंगे कि हम किस तरह से यहाँ से हेडर और फुटर का भी मार्जिन सेट करते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पर हम हेडर एंड फुटर में जाते हैं और यहाँ पर कस्टम हेडर से जाने के बाद यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में हम टाइप कर देते हैं IICA। लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन और राइट सेक्शन, आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे। मतलब ये जो आपको ऊपर का एरिया दिखाई दे रहा है, आप अगर कोई टेक्स्ट लेते हैं तो उसको लेफ्ट साइड में दिखाना चाहते हैं, राइट साइड में दिखाना चाहते हैं या सेंटर में दिखाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर लिया है लेफ्ट साइड में, उसको ओके कराया है। एक बार और जब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपको लेफ्ट साइड में ऊपर IICA लिखा हुआ दिखाई देगा। पेज सेटअप में जाएंगे, फिर से मार्जिन में जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपको हेडर दिखाई दे रहा है उसमें आपको टॉप साइड से 0.25 का स्पेस दिखाई दे रहा है। अगर मैं 0.25 की जगह पर इसको 0.5 कर देता हूँ और ओके कराता हूँ तो आप देखेंगे ये जो IICA है वो टॉप से 0.5 स्पेस लेकर आ जाएगा। पेज सेटअप में जाएंगे, फिर से देखिए मार्जिन में जाने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से 1 इंच कर देता हूँ और ओके कराता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से जो IICA है वो थोड़ा और नीचे आ चुका है। देखिए इस शीट के पीछे आ रहा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पेज सेटअप में जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा फिर से कम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पर 0.5 किया, ओके कराया तो आप देखेंगे आपको IICA यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर के अंदर मार्जिन सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी आपने हेडर लगाया है आप उसको कितना ऊपर से नीचे की तरफ देखना चाहते हैं, या इसी तरह फुटर अगर आप लगाते हैं तो फुटर आप नीचे से कितना ऊपर की तरफ देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर ऑन पेज। इसका मतलब है कि अगर आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो आपको यहाँ पर पीछे ये मैटर दिखाई दे रहा है, जब आप इसको ओके करेंगे तो ये मैटर आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर दिखाई देगा। मतलब जितना स्पेस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उतना ही स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी दोनों तरफ से बराबर करके चलेगा। पेज सेटअप में जाएंगे, मार्जिन में जाने के बाद अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओके कराते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका स्पेस है बहुत कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, यानी कि लेफ्ट साइड से आपको अलाइन करके दिखाएगा। पेज सेटअप में जाएंगे, उसके बाद मार्जिन में जाने के बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा वर्टिकली। अगर हम वर्टिकली इसको सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब होता है कि जितना स्पेस हम ऊपर चाहते हैं उतना ही स्पेस हम नीचे चाहते हैं। जब मैं ओके कराऊंगा तो आप देखेंगे जो आपका मैटर था वो मैटर जितना ऊपर से अलाइन होकर आया है उतना ही नीचे से अलाइन होकर आएगा। मतलब दोनों तरफ बराबर स्पेस दिखाई देगा, टॉप में भी और बॉटम में भी। तो इस तरह से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं।
इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हेडर एंड फुटर के बारे में। देखिए हेडर के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से कस्टम से जाने के बाद आप हेडर लगा सकते हैं। लेफ्ट सेक्शन में अगर कुछ लिखना चाहते हैं, सेंटर में कुछ लिखना चाहते हैं या राइट साइड में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, या डायरेक्टली आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेस, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं और ओके कराते हैं, एक बार और ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर पेज नंबर भी दिखाई देगा। पेज सेटअप से जाकर हेडर एंड फुटर पे जाना है। अगर आप हेडर एंड फुटर को हटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आपको उसको नन करना होगा। नन करने के बाद जब आप ओके कराएंगे तो आपको यहाँ हेडर साइड में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमने फुटर में लगा रखा है। पेज सेटअप से जाने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको फुटर, और यहाँ से जाने के बाद आप नन में जाएंगे और ओके करा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से फुटर भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से हेडर एंड फुटर पर जाकर आप हेडर सेक्शन में हेडर लगा सकते हैं और जो फुटर सेक्शन है वहां से जाकर फुटर लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। इसका मतलब होता है कि अगर आप ऑड पेज पर अलग से हेडर लगाना चाहते हैं जबकि इवन पेज पर आप अलग लगाना चाहते हैं तो अलग अलग दोनों पे हेडर और फुटर लगा सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट पेज पे हेडर अलग लगाना चाहते हैं और बाकी के जितने भी पेजेस हैं उस पर आप अलग हेडर लगाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम सीखेंगे पेज सेटअप का यूज़ करते हुए किसी भी शीट को प्रिंट करने से पहले शीट पर क्या क्या सेटिंग्स लगाई जा सकती हैं और ये सेटिंग्स हमारे लिए कितना यूज़फुल हो सकती हैं। अभी तक पिछली वीडियो में हम पेज सेटअप के कुछ ऑप्शंस आपको क्लियर करा चुके हैं और आज हम बात करेंगे शीट से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में। शीट में सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट एरिया, यानी यहाँ पर आपको वो एरिया सेलेक्ट करना होता है जिसका आप प्रिंट लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर एरिया सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तब भी अगर हम प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई देगा, यानी रोल नंबर, नेम और उसके बाद सब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं जबकि पूरी टेबल हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए देखिए हम बैक जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद में पेज सेटअप में शीट पे जाने के बाद अगर हम कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस एरिया को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अगर प्रिंट एरिया मैं यहाँ से रोल नंबर 1 से लेकर और 10 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पर जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक का रिकॉर्ड ही आपको सिर्फ दिखाई देगा, यानी 11 से आगे का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी सिर्फ प्रिंट में इतना एरिया ही आपका आने वाला है। बैक जाएंगे, इसके बाद देखिए फिर से पेज सेटअप में जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद में आपको जाना है शीट पर और इसके बाद प्रिंट एरिया, अगर आप यहाँ से इसको हटाकर और रोल नंबर 1 से लेकर 15 तक सेलेक्ट करते हैं और फिर से प्रिंट प्रीव्यू पर जाते हैं तो इस बार आप देखेंगे 15 तक का रिकॉर्ड ही नीचे आने वाला है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ऐसी जगह पड़ जाती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर थोड़ी बहुत टेक्स्ट वगैरह हमारी टाइप रहती है, टेक्स्ट है, बहुत सी बार हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन भी हमारी यहाँ पर नीचे होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्रिंट में नहीं आए तो देखिए हम करेंगे क्या, पेज सेटअप में जाने के बाद अगर शीट में यहाँ से ये प्रिंट एरिया सेलेक्ट नहीं रखते हैं और डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आपको देखिए नीचे जो है वो टेक्स्ट भी दिखाई देगी और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो भी यहाँ पर दिखाई देगी, यानी ये भी प्रिंट के अंदर आने वाली है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये प्रिंट में ना आए तो उसके लिए आपको बैक जाना है और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद आप वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं जो एरिया प्रिंट करना चाहते हैं। यानी अगर आप रोल नंबर 1 से लेकर 20 तक सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रीव्यू देखते हैं तो आपको देखिए 20 तक का रिकॉर्ड दिखाई देगा, लेकिन जो नीचे आपकी टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू थी वो प्रिंट में नहीं आएगी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शीट के अंदर ये तो आपके ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा रॉज टू रिपीट एट टॉप। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको ऊपर हेडिंग दे रखी है, मान लीजिए रोल नंबर, नेम और जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप चाहते हैं कि पहले पेज के बाद दूसरे और तीसरे पेज पर भी ये रिपीट हो तो आप उसको यहाँ पर रेंज में सिलेक्ट करके दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखिए हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हमारा वो डेटा दूसरे या तीसरे पेज पर जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम इस डेटा को यहाँ से फ़िलहाल कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद नीचे इसको पेस्ट करेंगे, फिर से एक बार और पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा मैटर टाइप करेंगे जिससे वो कम से कम 2 या 3 पेज पर हमें दिखाई दे। इसके बाद देखिए क्या करना है, पेज सेटअप में जाने के बाद आप यहाँ शीट पर जाएंगे और शीट पर जाने के बाद में प्रिंट एरिया को हम यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा रॉज टू रिपीट एट टॉप। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली रो है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो उसकी जो रेंज होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद जब हम प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे
फर्स्ट पेज पर आपको रोल नंबर, नेम और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसी तरह से जब आप सेकंड पेज पर यहाँ से जाएंगे तो सेकंड पेज पर भी आपको वही हेडिंग रिपीट होकर दिखाई देगी। तो इस तरह से हम हेडिंग को रिपीट करा सकते हैं। फिर से जाएंगे, देखिए यहाँ शीट ऑप्शन मिलेगा। अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद फिर से प्रीव्यू देखते हैं तो आपको देखिए फर्स्ट पेज पर तो हेडिंग दिखाई देगी, लेकिन जब आप यहाँ से सेकंड पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर हेडिंग नहीं दिखाई देगी। तो बस इसी तरह से हम इसको चाहें तो यहाँ से सेट करके लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई फर्स्ट कॉलम को रिपीट कराना चाहते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पास टेबल हॉरिजॉन्टली होती है। अभी जो ये टेबल दे रखी है ये वर्टिकल टेबल है, लेकिन अगर कोई टेबल हमें हॉरिजॉन्टल दी हुई है और जो फर्स्ट हेडिंग है वो हमारे फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो उस कॉलम को हम चाहें तो यहाँ पर रिपीट करा सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रिड लाइंस। अगर हम प्रिंट में ग्रिड लाइंस को भी देखना चाहते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे उसके लिए देखिए एक काम करना होगा। हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इस पे से बॉर्डर हटाएंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से होम से जाने के बाद यहाँ से बॉर्डर हटाया। जब हम इसमें से नो बॉर्डर कर देंगे और उसके बाद पेज लेआउट से पेज सेटअप से जाने के बाद इसका प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू में कहीं भी आपको बॉर्डर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बॉर्डर हमने वहाँ से हटा दिया है। लेकिन देखिए अगर हम चाहें कि यहाँ पर बिना बॉर्डर लगाए भी आपको ग्रिड लाइंस दिखाई दें तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे पेज सेटअप में और यहाँ से शीट में जाने के बाद ग्रिड लाइंस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट के अंदर ग्रिड लाइंस दिखाई देंगी। तो देखिए ग्रिड लाइंस बिना बॉर्डर लगाए भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। फिर से पेज सेटअप पे जाएंगे, शीट पे जाएंगे, ग्रिड लाइंस को अगर हटाना चाहें यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है ब्लैक एंड वाइट, यानी प्रिंट के अंदर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ब्लैक और वाइट ही दिखाई दे, जो हमने वहाँ पर कलर्स लगा रखे हैं वो कलर्स हमें नहीं दिखाई दें, तो हम ब्लैक एंड वाइट करेंगे। और उसके बाद जब प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा। फिर से बैक जाएंगे, इसके बाद पेज सेटअप पे पहुंचेंगे, शीट में जाने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ड्राफ्ट क्वालिटी। ड्राफ्ट क्वालिटी में क्या होगा, आपको कोई भी बॉर्डर या कोई भी फॉन्ट का कलर दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसके लिए देखिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो हमने बॉर्डर हटाए थे फिर से हम क्या करेंगे, कुछ एरिया को सिलेक्ट करने के बाद होम पर जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद कुछ पोर्शन पर हम बॉर्डर लगा देंगे। देखिए अब हमने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया है। और उसके बाद जब हम पेज लेआउट से पेज सेटअप पे पहुंचेंगे और यहाँ से जाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आपको बॉर्डर भी दिखाई देगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम बैक करने के बाद पेज सेटअप से जाने के बाद यहाँ से शीट से ब्लैक एंड वाइट की जगह पर ड्राफ्ट क्वालिटी कर देते हैं और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ना ही आपको बॉर्डर दिखाई देगा और ना ही आपको कोई कलर दिखाई देगा, यानी एक ड्राफ्ट क्वालिटी के अंदर प्रिंट होकर आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे दिया हुआ है। अगर हम ड्राफ्ट क्वालिटी को हटा देते हैं और नीचे यूज़ करते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग्स, तो इसके साथ साथ जब आप प्रिंट लेंगे तो आपको रॉ और कॉलम की हेडिंग भी दिखाई देंगी। प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 करके जितनी भी रॉज हैं वो सब दिखाई देंगी और ये ABCD करके जो ऊपर आपको कॉलम्स हैं वो सभी प्रिंट के अंदर दिखाई देंगे। यानी जो आपको यहाँ पर ये हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं ABCD कॉलम्स के जो रेफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी चीज़ आपको प्रिंट के अंदर दिखाई देगी। तो इस तरह से ये सब सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको हटा देंगे, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो अब आपको कहीं भी किसी भी रॉ का कोई एड्रेस या कॉलम का एड्रेस नहीं दिखाई देगा। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन मिलेंगे शीट के अंदर पेज ऑर्डर, यानी ये पेज का ऑर्डर है कि आप पेज को प्रिंट किस तरह से कराना चाहते हैं। तो देखिए एक ऑर्डर आपको मिलेगा डाउन देन ओवर। इसका मतलब ये है कि पहले वो प्रिंट करेगा ऊपर वाले मैटर को, उसके जस्ट नीचे वाले को प्रिंट करेगा, उसके बाद वो साइड वाले को करेगा और उसके बाद फिर वो नीचे ले जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवर देन डाउन कर देते हैं तो वो पहले इधर का प्रिंट करेगा, उसके बाद उससे आगे अगर कुछ मैटर है वो उसको प्रिंट करेगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा और फिर वो इधर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये पेज के ऑर्डर की सीक्वेंस दे रखी है। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ ऑप्शंस और भी हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट एरिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दे रखा है सेट प्रिंट एरिया। जो काम हम अंदर से कर रहे थे, यहाँ से जाकर प्रिंट एरिया सेट कर रहे थे, वो डायरेक्ट अगर हम चाहें तो इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से भी प्रिंट एरिया सेट करा सकते हैं। उसके बाद जब हम दोबारा से प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपको उतना एरिया ही दिखाई देगा जो हमने सेलेक्ट किया है। अगर इस एरिया को हम हटाना चाहें तो फिर से जाएंगे प्रिंट एरिया पे और यहाँ से जाने के बाद क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे और फिर से जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको देखिए वो
एरिया क्लियर होकर दिखाई देगा, यानी कि जो आपका सारा मैटर है वो फिर से प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिंट की सेटिंग्स कर सकते हैं और जितना एरिया चाहें उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम शीट को अलग अलग तरीके से सेट करने के बाद में पेज पर प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद अब हम सीखेंगे प्रिंट सेटिंग्स के बारे में। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा फाइल में और यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रिंट, और प्रिंट में आपको ये प्रिंट सेटिंग्स दिखाई देंगी। देखिए, प्रिंट सेटिंग्स के लिए हम डायरेक्टली कीबोर्ड से शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+P, और डायरेक्ट हम प्रिंट सेटिंग्स पर जा सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी सेटिंग्स हम आपको क्लियर कराएंगे, जिसमें पेज सेटअप के बारे में हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम क्लियर करने जा रहे हैं आपको प्रिंटर और उससे रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में। देखिए, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर देते हैं तो जो भी आपका सिलेक्टेड प्रिंटर होगा उससे डायरेक्ट कमांड पहुँचेगी और वहाँ से वो जो भी आपका डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें इन सभी सेटिंग्स को थोड़ा ध्यान में रखना होता है, यानी ये देखना होता है कि हमने सेटिंग्स यहाँ क्या कर रखी हैं। तो आप समझ लेते हैं इसको एक एक करके। देखिए, सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा यहाँ से प्रिंटर को सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर हमारे ऑफिस में एक से ज़्यादा प्रिंटर रखे हुए हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो कमांड लेनी है, यानी हमें जो प्रिंट निकालना है, वो किस प्रिंटर से निकालना है। तो उसमें आपको यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। अभी यहाँ पर कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। जब आपका प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो उसका जो मॉडल नंबर है वो डायरेक्ट यहाँ पर शो हो जाता है। यानी अगर आपने HP का कोई प्रिंटर इंस्टॉल कर रखा है तो वो यहाँ शो करेगा, अगर कैनन का कोई प्रिंटर है आपके पास में तो वो यहाँ पर शो करने लगेगा। तो यहाँ से सबसे पहला काम होगा प्रिंटर को सिलेक्ट करना। उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर प्रिंट एक्टिव शीट्स, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब होता है कि जो शीट आपने ओपन कर रखी है उस शीट के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं उसको वो स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करेगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एंटायर वर्कबुक। इसमें देखिए पूरी फाइल आ जाती है। एक्सेल फाइल के अंदर अगर आपकी 5 शीट हैं तो 5 शीट के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सबको प्रिंट कर देगा, यानी जितने भी पेजेस होंगे वो सभी पेज प्रिंट होकर आएंगे और जितनी भी शीट्स होंगी उनके सभी एक एक पेज को वो प्रिंट करेगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट सिलेक्शन। इसमें क्या होगा, जितना एरिया अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो सिर्फ उसी एरिया को ये प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप एंटायर शीट को प्रिंट करना चाहते हैं, एंटायर वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं, या सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को ही प्रिंट करना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा पेजेस। यहाँ पर अगर आप पेज नंबर 1 से लेकर सिर्फ पेज नंबर 3 तक प्रिंट करना चाहते हैं, पेज नंबर 4, 5, 6 को प्रिंट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर पेज नंबर 1 और यहाँ पर पेज नंबर 3 टाइप करेंगे तो 1, 2, 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम सेटिंग करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कोलेटेड। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, कोलेटेड और अनकोलेटेड। कोलेटेड का मतलब होता है कि आपका जो प्रिंट आएगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से करके प्रिंट करेगा। यानी अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज 3 या 4 या 5 कर देते हैं या 6 कर देते हैं तो आपको हर पेज की 6 कॉपियाँ चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर 1, 2, 3 सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, पहले आपको एक कॉपी कंप्लीट करके देगा, यानी एक ही सेट बनाकर देगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करके आपको एक सेट बनाकर देगा। जब एक सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर वो आपको दूसरा सेट बनाकर देगा, 1, 2, 3, 4, 5 करके। इस तरह से करके वो अलग अलग आपको सेट बना कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ से अनकोलेटेड कर देते हैं तो वो क्या करेगा, अगर आपको 6 कॉपी चाहिए तो वो पहले पेज नंबर 1 को ही प्रिंट करेगा और पेज नंबर 1 की ही 6 कॉपियाँ निकालेगा। उसके बाद पेज नंबर 2 की 6 कॉपियाँ निकालेगा, फिर पेज नंबर 3 की 6 कॉपियाँ निकालेगा। इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप एक एक पेज की 6 कॉपियाँ आपको प्रिंट करके देगा। तो वैसे इसमें नॉर्मली हम कोलेटेड रखते हैं क्योंकि पहले हमें एक सेट ही तैयार करना होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से करके हम स्टेप बाय स्टेप पहले एक सेट तैयार करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड सेट तैयार करते हैं। तो हमें यहाँ पर कोलेटेड ही रखना होता है। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन का। देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह की ओरिएंटेशन दी हुई है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ से पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि अगर आप पेज को वर्टिकल लेना चाहते हैं, और लैंडस्केप मीन्स होता है पेज को अगर आप हॉरिजॉन्टल लेना चाहते हैं, यानी प्रिंट जो आप लेना चाहते हैं वो हॉरिजॉन्टल टाइप चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से ये लैंडस्केप मोड सेलेक्ट हो गया है। और इसी तरह से अगर हम पोर्ट्रेट कर देते हैं तो ये पोर्ट्रेट मोड आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप पेज की ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे पेपर का साइज़ है, पेपर का साइज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको लेटर साइज़ चाहिए तो देखिए लेटर साइज़ आप कर सकते हैं, ये लेटर साइज़ हो चुका है। इसी तरह से अगर आपको लीगल पेपर साइज़ लेना है तो ये लीगल पेपर साइज़ हो चुका है, यानी कि 8.5 और 14 इंचज़ इसका साइज़ हो चुका है। इसी तरह अगर आपको A3 साइज़ करना है तो आप यहाँ से A3 साइज़ कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है पेपर का वो होता है A4। तो यहाँ से हम A4 साइज़ इस तरह से सिलेक्ट करके प्रिंट ले सकते हैं।
इसके नीचे देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको मार्जिन का। यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी मार्जिन सेटअप कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल मार्जिन जो है वो यहाँ दे रखा है आपको, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ 1 1 इंच का मार्जिन, और हेडर फुटर के लिए 0.5 का स्पेस छूट के चलेगा टॉप में और बॉटम में। तो यहाँ से हम डायरेक्टली मार्जिन सेट कर सकते हैं, और इन सब मार्जिन में से अगर हमें कोई मार्जिन सही नहीं लग रहा और इससे कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट हम कस्टम मार्जिन पे जाकर यहाँ से मार्जिन लगा सकते हैं, जिसके बारे में हम पीछे आपको बता चुके हैं। इसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्केलिंग का। देखिए यहाँ पर ये नो स्केलिंग सिलेक्टेड इस टाइम। इसके अलावा यहाँ पर फिट शीट ऑन 1 पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, फिट ऑल रॉज ऑन 1 पेज। इस तरह से ये अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसके बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं। नीचे पेज सेटअप में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये स्केलिंग ऑप्शन है। यहाँ पर आप एडजस्ट टू 100% या फिट टू करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। यही स्केलिंग आपको यहाँ नीचे भी दी हुई है। तो इस तरह से हम स्केलिंग सेट कर सकते हैं। फाइनली जब सारी सेटिंग्स हमारी यहाँ से प्रॉपर हो जाती हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ से जाकर प्रिंट कमांड दे देते हैं। कॉपीज़ जितनी चाहिए होती हैं उन कॉपीज़ को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फाइनल आपको बस प्रिंट कमांड देना है, और जो प्रिंटर है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एक एक करके 1 बाय 1 सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद अब हम सीखेंगे प्रोटेक्ट शीट के बारे में, जिसका यूज़ करके हम किसी भी शीट पर पासवर्ड लगा सकते हैं, या अगर हम चाहें तो कुछ एरिया पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा रिव्यू टैब पर, और देखिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट शीट। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी चाहें यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने पासवर्ड दिया 123, और इसके बाद यहाँ से ओके कराया। इसके बाद री एंटर करने के लिए बोलेगा पासवर्ड, फिर से हमने यहाँ पर टाइप किया 123 और ओके करा दिया। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये अनप्रोटेक्ट शीट ऑप्शन आने लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये शीट हमारी प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर कहीं भी हम किसी भी जगह टाइप करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एरर दे देगा, यानी हम इस शीट पर कहीं भी कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। इस पे एक हमने पासवर्ड लगा दिया है। अगर इस पासवर्ड को आपको दोबारा से हटाना है तो आपको फिर से अनप्रोटेक्ट शीट पे जाना पड़ेगा, और देखिए अनप्रोटेक्ट वही कर पाएगा जिसको पासवर्ड पता होगा। यानी हमने एक इजी पासवर्ड डाला था तो इसलिए हम इजीली इसको खोल सकते हैं, लेकिन अगर हम एक हार्ड पासवर्ड दे देते हैं तो वो पासवर्ड कोई भी खोल नहीं पाएगा। तो देखिए इसको हम अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। 123 करके यहाँ से हमने इसको अनप्रोटेक्ट किया, और ये फिर से नॉर्मल हो चुकी है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर कहीं भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सिलेक्टेड एरिया पर भी पासवर्ड लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए यहाँ हमने ये इंटरमीडिएट एग्जाम की मार्कशीट बनाई है, और यहाँ पे हमने नाम दिया है स्टूडेंट का, यहाँ पर रोल नंबर, और यहाँ ये मार्क्स दिए हैं। और इन मार्क्स के बिहाफ से देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज निकल गई है, क्योंकि यहाँ हमने फार्मूला लगा रखा है। यहाँ डिवीज़न निकल गई है, यहाँ डिवीज़न का भी फार्मूला लगा हुआ है, और यहाँ रिजल्ट पास और फेल आ गया है। और इसके अलावा देखिए मार्क्स मैक्सिमम और मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ आपको सब दिया हुआ है, और सभी पे हमने फार्मूला लगा रखे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये फॉर्मूला एज इट इज़ रहे, मतलब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो। यानी हम इस पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रोटेक्ट रहें, और सिर्फ हम यहाँ पर संजय कुमार यानी जो भी नाम दे रखा है स्टूडेंट का नेम, अगर यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें, रोल नंबर चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर लें, और अगर हम मार्क्स चेंज करना चाहें तो वो कर लें। लेकिन जितने भी फार्मूला हैं उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर हम इस जगह पर जाएंगे, और एक साथ जब क्लिक करेंगे तो एंटायर वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाती है। तो एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+A। इसके बाद देखिए एंटायर वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आप जाएंगे फॉर्मेट सेल्स पे, और इसमें जाने के बाद आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्शन, और यहाँ आपको पूरी शीट लॉक दिखाई देगी। लॉक यानी ये पहले से लॉक है, बस आपको पासवर्ड देना है और शीट आपकी लॉक हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पूरी शीट को तो हम लॉक ही रखेंगे, लेकिन कुछ एरिया को हमें अनलॉक करना होगा। तो उसके लिए हम उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम संजय कुमार को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और माउस से क्लिक करना है। तो देखिए संजय कुमार और ये जो रोल नंबर है ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करना है, नीचे क्लिक करना है। इस तरह से क्लिक करते हुए चले जाएंगे, और ये कुछ एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। यानी हम इस एरिया को अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी इस पे हम कोई पासवर्ड नहीं लगाना चाहते हैं। बाकी इसके अलावा जितनी भी शीट है उसको हम लॉक रखना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से जाना होगा नीचे, ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्मेट सेल्स, और इसमें जाने के बाद प्रोटेक्शन से इस लॉक को यहाँ से हटा देना है।
मतलब सिर्फ इस एरिया पर हम लॉक नहीं लगाना चाहते। तो लॉक हटाने के बाद जब आप ओके कराएंगे और उसके बाद में यहाँ से प्रोटेक्ट शीट से इस पर पासवर्ड लगाएंगे। मैंने यहाँ पर पासवर्ड फिर से लिया है 123, ओके कराया। इसके बाद री एंटर करने के लिए बोलेगा, फिर से 123 दूंगा, ओके कराऊंगा। तो अब देखिए पूरी शीट हमारी लॉक हो चुकी है। अगर हम कहीं भी कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो वो लेटर टाइप नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर संजय कुमार की जगह पर कोई भी नाम देंगे तो वो देखिए नाम यहाँ पर टाइप हो चुका है। इसके बाद अगर हम कोई भी रोल नंबर टाइप करना चाहें, यहाँ रोल नंबर दे सकते हैं। यहाँ कोई भी मार्क्स देना चाहें वो हम मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कुछ चेंज करना चाहेंगे, देखिए यहाँ हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है। इसको प्रोटेक्ट करने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आप देखिए अलग अलग सबका रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, नेम, रोल नंबर और जितने भी मार्क्स हैं ये देने होंगे। और इसके लिए देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ टैब बटन का यूज़ करना है। यानी अगर मैं यहाँ पर देखिए नाम देता हूँ राहुल और उसके बाद टैब यूज़ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये रोल नंबर पर आ जाएगा। यहाँ जो भी रोल नंबर है वो हम फीड करेंगे, फिर टैब बटन यूज़ करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्टली वो यहाँ जंप हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ मार्क्स डालेंगे, उसके बाद टैब यूज़ करेंगे और टैब यूज़ करते हुए मार्क्स डालते चले जाएंगे। इसके बाद दोबारा से जब हम टैब यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नाम पे पहुंचा देगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग अलग अगर रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना चाहते हैं यानी रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग नाम देंगे, रोल नंबर देंगे और उनके मार्क्स देंगे। तो सिर्फ हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं जो आपको ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है। यानी इसके अलावा जो भी शीट है उस पर हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उस पर हमने पासवर्ड लगा रखा है। इसको फिर से आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो देखिए यहाँ अनप्रोटेक्ट ऑप्शन है और डायरेक्ट आप यहाँ से 1 2 3 प्रेस करेंगे, ओके कराएंगे। अब आपकी पूरी शीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है, यानी इस पर कोई पासवर्ड नहीं है। कहीं भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर्मूला को अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ एरिया को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अगर एंटायर वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना चाहें तो एंटायर वर्कशीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम सीखेंगे वर्कबुक प्रोटेक्ट करना, यानी किसी भी वर्कबुक पर पासवर्ड लगाना। वर्कबुक बोलते हैं हम एक्सेल की फाइल को जिसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा फाइल में और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहाँ इसमें नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। यहाँ आप जो चाहें वो पासवर्ड दे सकते हैं। अभी मैं बहुत ईजी एक पासवर्ड दूंगा 123, ओके कराऊंगा। देखिए यहाँ पर री एंटर करने के लिए बोलेगा, फिर से हमने यहाँ पर टाइप किया 123 और ओके करा दिया। तो देखिए ये वर्कबुक आपकी प्रोटेक्ट हो चुकी है। यहाँ से हम बैक जाएंगे। इसके बाद देखिए एक बार आपको यहाँ से बंद करते टाइम फाइल को सेव करना होगा। जब आप फाइल सेव करेंगे तो ये फाइल प्रोटेक्ट हो चुकी है, यानी इस फाइल को हमने यहाँ डेस्कटॉप पे सेव रखा है एक्सेल वर्कबुक के नाम से। और जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड वही देना है जिस पासवर्ड से आपने उसको लॉक किया था यानी प्रोटेक्ट किया था। तो आप यहाँ पर दोबारा से 123 देंगे, ओके कराएंगे, आप देखेंगे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप वर्कबुक पर पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर इस पासवर्ड को आपको हटाना है तो फिर से फाइल में जाना होगा, उसके बाद इन्फो में जाना है और उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे जाना है और इस पासवर्ड को यहाँ से हटा देना है। देखिए इसको हटाने के बाद आप दोबारा ओके कराएंगे, फिर से बैक जाएंगे और फिर से इस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। जब आप यहाँ से इस फाइल को सेव करा देंगे तो देखिए अब इस पर कोई पासवर्ड लगा हुआ नहीं है। देखिए फाइल ओपन हो चुकी है। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ रिव्यू टैब में जाएंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहाँ से जाकर आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। देखिए मैं फिर से यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ 123 और उसके बाद यहाँ से ओके करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रक्चर, यानी यहाँ से अगर हम पासवर्ड लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर को लॉक कर देता है। दोबारा से पासवर्ड मांग रहा है, फिर से हम यहाँ पर 123 देंगे, ओके कराएंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर लॉक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ आपको ये इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और ये नीचे कुछ ऑप्शंस जो हैं ये हाइड दिखाई देंगे। यानी इस पर हम कोई काम नहीं कर सकते, हम कोई फाइल इंसर्ट नहीं करा सकते, किसी फाइल को हम डिलीट नहीं कर सकते, रीनेम नहीं कर सकते, मूव नहीं करा सकते। तो इस तरह के ये ऑप्शन हाइड हो जाते हैं, यानी कि हमने स्ट्रक्चर को एक तरीके से लॉक कर दिया। हम इसमें कोई स्ट्रक्चर ऐड नहीं कर सकते, यानी अगर हमें कोई शीट बढ़ानी है, घटानी है, वो सब काम हम नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ से बराबर में जाकर भी इंसर्ट करना चाहें तो हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्लिक करने के बाद भी देखिए शीट इंसर्ट नहीं हो पा रही है। तो ये सब चीज़ें आपकी लॉक हो जाती हैं। अगर आप दोबारा से प्रोटेक्ट वर्कबुक पर जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद फिर से पासवर्ड देने के बाद इसको अनलॉक कर देते हैं तो देखिए राइट क्लिक करने के बाद आपको सारे ऑप्शंस फिर से दिखाई देने लगेंगे। अगर हम शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो देखिए हम शीट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करने के बाद अगर हम रीनेम करना चाहें तो यहाँ पर कोई भी नाम भी चेंज कर सकते हैं और अगर हम फाइल को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे।
तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को भी अगर लॉक करना चाहें तो लॉक कर सकते हैं और उसको एक पासवर्ड दे सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि एक्सेल में एम्प्लॉय टेबल कैसे बनाई जाती है और उसके लिए किन किन फार्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो टेबल दी है इसमें सबसे पहले कॉलम दिया हुआ है आपको एम्प्लॉय कोड, इसके बाद एम्प्लॉय नेम, सिटी, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी हमने यहाँ पर पहले दे रखी है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पर डीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पी टैक्स, नेट सैलरी और ग्रेड वगैरह कैलकुलेट करनी है और उन सब के लिए हमने यहाँ पर आपको ऊपर दे रखा है कि हमें कौन कौन से फार्मूला यूज़ करने हैं। तो देखिए टीए और एचआरए कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, ग्रॉस सैलरी के लिए सम फार्मूला, पी टैक्स के लिए इफ़ और नेट सैलरी के लिए सब्ट्रैक्ट। इसके अलावा ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम इफ़ एंड और इफ़ और का फार्मूला लगाएंगे। और इसी के साथ साथ हम नीचे सीखेंगे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट ए, काउंट इफ़ और सम इफ़ फार्मूला। इन सभी का यूज़ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि डीए किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए देखिए यहाँ पर अपना कर्सर रखना है और इक्वल साइन लगाने के बाद में आप यहाँ पर टाइप करेंगे 12,000 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और अपॉन कराएंगे यहाँ पर 100। तो ये तो एक हो गया मैनुअल फार्मूला, यानी मैनुअली जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं 20%, वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2400, यानी 12,000 का 20% 2400 होता है। तो वो यहाँ पर उसने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वैल्यू को ना देकर अगर हम इसकी जगह सेल का रेफरेंस दे दें, ठीक है, और एंटर लगा दें, तब भी आंसर वही आएगा। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ से डिवाइड 100 हटाकर और इसकी जगह परसेंटेज का साइन दे दें, तब भी आंसर आपको वही मिलेगा। देखिए यहाँ पर आंसर अभी भी 2400 आ रहा है। लेकिन आपको देखिए सेल का रेफरेंस, यहाँ जो आपने E3 दिया है, इस सेल का रेफरेंस देने से एक फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको पकड़कर यहाँ कॉर्नर से ड्रैग कराएंगे तो आपको सब पे अलग अलग फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। यानी 12,000 का अगर 20% हमने यहाँ कैलकुलेट किया है तो ऑटोमेटिकली इस 7500 का 20% यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से 13,000 का 20% यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, यानी आपको अलग अलग फार्मूला नहीं लगाने पड़ेंगे। इस फार्मूला को देखिए हम दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ आएंगे, अपना कर्सर रखेंगे इस बार एचआरए पर और यहाँ इक्वल साइन यूज़ करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले सेल का रेफरेंस देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई साइन लगाना है और इस बार हम चाहते हैं कि जो एचआरए हमें कैलकुलेट करना है वो बेसिक का 40% करना है। तो यहाँ 40% आपको टाइप करना है और उसके बाद यहाँ से एंटर करना है। आप देखेंगे 12,000 का 40% यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। सिर्फ आपको इसको पकड़कर यहाँ से ड्रैग कराना है। आप देखेंगे सभी एम्प्लॉय का 40% एचआरए निकल के आ चुका है। ये देखिए हम जो ड्रैग करते हैं उसके लिए कई तरीके हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़कर ड्रैग करा रहा हूँ, इसकी जगह अगर हम चाहें तो यहाँ कॉर्नर पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो भी ये ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो भी हम ऑटो फिल कर सकते हैं। और यह देखिए एक ऑप्शन और भी है, अगर हम चाहें तो उसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ फिल पर जाएंगे और फिल में ऑप्शन मिलेगा आपको सीरीज, और यहाँ जाने के बाद में आपको इसमें यूज़ करना है ऑटो फिल। इसके बाद देखिए जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम डीए और एचआरए कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको ऑटो फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि ग्रॉस सैलरी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ग्रॉस सैलरी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम का, यानी यहाँ पर हमें सम करना है बेसिक, डीए और एचआरए, इन तीनों को टोटल करने के बाद में उसका टोटल हम यहाँ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना है इज इक्वल टू, एक तो देखिए आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पर सीधा वैल्यू वाला जो सेल रेफरेंस है उस पर क्लिक करेंगे, यानी 12,000 का जो सेल रेफरेंस था वो है E3, फिर प्लस वाला साइन यूज़ करेंगे, फिर ये जो 2400 है इसका सेल रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है F3, फिर उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे G3, और उसके बाद जब हम एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर आएगा 19,200। तो एक तरीका तो ये था ग्रॉस सैलरी निकालने का। अगर हम चाहें सम फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर SUM सम, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर लगा देना है। देखिए तब भी आंसर आपका ये 19,200 ही आया है। और उसके बाद जब हम इसको नीचे ड्रैग कराएंगे तो ऑटोमेटिकली सभी का सम निकल कर आ जाएगा। इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे पी टैक्स यानी प्रोफेशनल टैक्स, और प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो सभी एम्प्लॉय का डिडक्ट होता है उनकी सैलरी से। तो हमें करना क्या है, देखिए इसके लिए एक फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ़ कंडीशन लगाने के बाद जब हम ब्रैकेट ओपन कराते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से इफ़ का मतलब होता है यदि, यानी यदि वहाँ आपको लगाना है फार्मूला जहाँ पर आपके पास कोई कंडीशन हो।
तो देखिए जैसे आप इफ़ फार्मूला लगाएंगे तो आप ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर एक पैरामीटर देखेंगे जिसमें सबसे पहले आपको लॉजिकल टेस्ट दिखाई देगा, इसके बाद वैल्यू ट्रू और उसके बाद वैल्यू फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट यानी जो आपके पास लॉजिक है या जो आपके पास कंडीशन है, आप पहले उस कंडीशन को रखेंगे। अगर वो कंडीशन पूरा करेगा तो आंसर आएगा वैल्यू ट्रू, और कंडीशन को पूरा नहीं करेगा तो आंसर आएगा वैल्यू फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर हम एक लॉजिक सेट करना चाहते हैं कि अगर किसी की ग्रॉस सैलरी जो है वो 5,000 रुपये से कम है तो उनको कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना। तो देखिए यहाँ पर हम H3 रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर लेस देन का साइन यूज़ करेंगे और वैल्यू रखेंगे 5,000। तो देखिए अब जो हमने यहाँ पर दिखाया है कि H3 लेस देन 5,000, ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट, यानी हमने एक लॉजिक सेट कर दिया कि हमें 5,000 से जो कम वाली वैल्यू है उसके लिए जीरो वैल्यू ट्रू यहाँ पर सेट करनी है। तो अब देखिए जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो वो हमसे पूछेगा वैल्यू ट्रू, और वैल्यू ट्रू में हम यहाँ पर देंगे 0, उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ हमसे पूछेगा वैल्यू फॉल्स। तो देखिए वैल्यू फॉल्स हम जब तक नहीं देते जब तक कि हमारे सारे लॉजिक कंप्लीट ना हो जाएं। तो देखिए लॉजिक अभी हम यहाँ पर और भी सेट कर सकते हैं, मतलब मैंने ये तो बता दिया कि अगर 5,000 रुपये से कम है किसी की ग्रॉस सैलरी तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है, यानी वैल्यू यहाँ पर 0 आनी चाहिए। लेकिन अगर मैं 5,000 से ज़्यादा के लिए सेट करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने एक और इफ कंडीशन लगाई दोबारा से, और उसके बाद फिर से ये लॉजिकल टेस्ट आपसे पूछेगा। इस बार फिर हमने लॉजिकल टेस्ट में सेल का रेफरेंस यही वाला दिया, और इस बार हमने आगे फॉर्मूला सेट किया है कि लेस देन और इक्वल, और यहाँ वैल्यू हमने दे दी 8,000। यानी जिन लोगों की ग्रॉस सैलरी 8,000 रुपये से कम है, यानी 5,000 से ज़्यादा और 8,000 से कम, क्योंकि 5,000 तक के लिए तो हम पहले से ही क्राइटेरिया सेट कर चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि 5,000 से ज़्यादा और 8,500 से कम या उसके बराबर अगर किसी की ग्रॉस सैलरी है तो उसको कितना टैक्स देना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने सेट कर दिया 100 रुपीज़। फिर इसी तरह से कॉमा लगाएंगे, फिर हमसे वो वैल्यू फॉल्स पूछेगा। लेकिन देखिए अगर वैल्यू फॉल्स हम जब रखेंगे जब आपका फॉर्मूला एंड हो रहा हो, यानी अगर सिर्फ फॉर्मूला इतना होता है कि 5,000 से कम वालों को 0 देना है, 8,000 से कम वालों को 100 और 8,000 से ज़्यादा वालों को 500, तो हम यहीं पर 500 रुपये वैल्यू रख सकते हैं वैल्यू फॉल्स में। लेकिन अभी अगर हम और भी कंडीशन देना चाहते हैं तो फिर एक और इफ़ कंडीशन यहाँ से हम चालू कर देंगे। इसके बाद फिर आपको ये सेल का रेफरेंस देना है और उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू रखना है। इसमें हम दिखाएंगे कि अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 10,000 रुपये से कम या उसके बराबर है तो उसको टैक्स देना है 200। फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद फिर एक और इफ कंडीशन चालू करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन कराएंगे। इस बार हम बताएंगे कि अगर किसी की ग्रॉस सैलरी लेस देन इक्वल है 15,000 के तो उसको देना है 300। और देखिए लास्ट में वैल्यू फॉल्स आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर वैल्यू फॉल्स हमने रख दी 400। इसका मतलब ये होता है कि देखिए पहला लॉजिक अगर सेट होता है, यानी पहले लॉजिक का मतलब है कि अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 5,000 रुपये से कम है उसको कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना, यानी आंसर आएगा यहाँ पर 0। अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 8,000 रुपये से कम या उसके बराबर है उसको 100 रुपये टैक्स देना है। किसी की सैलरी 10,000 रुपये से कम या उसके बराबर है उसको 200 रुपये टैक्स देना है। 15,000 से कम या उसके बराबर है तो उसको 300 रुपये देना है। और अगर किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो उसको 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर वैल्यू फॉल्स जो हमने दी है वो 400 रुपये दी है, यानी ये सारे लॉजिक अगर पूरा करेगा तो वो वैल्यू ट्रू आएगी जो हमने यहाँ पर सेट की है। वैल्यू ट्रू यहाँ पर देखिए 0, 100, 200 और 300, ये वैल्यू ट्रू है। और लास्ट में हमने वैल्यू फॉल्स दी है 400। इसके बाद जितनी बार आपने इफ कंडीशन लगाई है उतनी बार ही आपको यहाँ पर इसको ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला हमारा लग चुका है पीटेक्स का। इसके बाद सिर्फ आपको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ना है और उसको ट्रैक करा देना है। तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर ये पीटेक्स निकल के आ चुका है। यहाँ पर 300 पीटेक्स इसलिए आया है क्योंकि इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 12,000 है, और हमने यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया था कि अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपये से कम है तो उसको 200 देना है, और 15,000 से कम है तो उसको 300 देना है। तो देखिए 12,000 जो है वो 10,000 से ज़्यादा है और 15,000 से कम है, तो यहाँ पर अपने आप से 300 रुपये आ गया है कैलकुलेट होके। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 400 रुपये इसलिए आया है क्योंकि 15,000 से ज़्यादा इनकी सैलरी है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 400 रुपये आंसर में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेट सैलरी के बारे में। देखिए नेट सैलरी के लिए आपको ग्रॉस सैलरी में से पीटेक्स को लेस करना है। तो नेट सैलरी आपकी निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वल साइन यूज़ करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इस सेल का रेफरेंस देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे पीटेक्स को, यानी H3 माइनस L3। ये टाइप करने के बाद आपको एंटर लगाना है और उसके बाद यहाँ से इसको पकड़कर ड्रैग करा देना। तो आप देखेंगे सभी एम्प्लॉय की नेट सैलरी निकल कर आ जाएगी। इसके बाद हम सीखेंगे ग्रेड निकालना। देखिए ग्रेड के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है इफ़ एंड। तो इसके लिए देखिए आप एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ से इफ़ एंड, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा लॉजिकल 1
लॉजिकल टू। यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा लॉजिक है और वैल्यू ट्रू आपके पास सिर्फ एक है, वहाँ आप यूज़ करेंगे इफ एंड का फॉर्मूला। किस तरह से यूज़ करना है देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट पर, और हम ये सेट करना चाहते हैं कि अगर ये सामने वाली सेल इक्वल है एडमिन के। देखिए यहाँ पर मैंने टाइप किया एडमिन, और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने इसको इसलिए बंद किया है क्योंकि अगर कोई टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर आ जाती है तो उस टेक्स्ट को हमें इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके दिखाना होता है। इसके बाद देखिए आपको कॉमा लगाना है। अभी यहाँ पर लॉजिकल वन आपका बोल्ड है और देखिए ये आपका अनबोल्ड है। तो जैसे मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा तो देखिए ये यहाँ से आपका नॉर्मल हो जाएगा और लॉजिकल टू जो है वो बोल्ड हो जाएगा। इसका मतलब अब हमें लॉजिकल टू सेट करना है। लॉजिकल टू में हम देंगे कि जिन लोगों की बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है 10,000 के। तो ये हमने दो लॉजिक सेट किए हैं। पहला लॉजिक है कि डिपार्टमेंट एडमिन होना चाहिए और दूसरा लॉजिक हमने सेट किया है कि बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा वैल्यू ट्रू। वैल्यू ट्रू में हमने यहाँ पर दिया ऑफिसर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा वैल्यू फॉल्स। इसमें हम टाइप करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के साथ असिस्टेंट। इसके बाद ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। देखिए यहाँ जो एंड पर आपने ब्रैकेट ओपन किया था वो आपको क्लोज करना है यहाँ पर 10,000 के बाद, और जो ब्रैकेट आपने यहाँ पर इफ पर स्टार्ट किया था वो आपको क्लोज करना है असिस्टेंट के बाद। तो इस तरह से आपने एक फॉर्मूला लगाया इफ एंड का, एंटर कराया, और यहाँ से जब आप इसको ड्रैग कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ सभी जगह आपको असिस्टेंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक ऑफिसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी हमारी कंपनी में एक ऑफिसर हैं, और वो ऑफिसर इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों लॉजिक को पूरा कर रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला सेट किया था कि जिन लोगों का डिपार्टमेंट एडमिन हो और बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो। तो देखिए अकेला ये एक ऐसा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर 6 हैं आदित्य कुमार, ये ऑफिसर कैटेगरी में आ रहे हैं क्योंकि इनका डिपार्टमेंट भी एडमिन है और इनकी बेसिक सैलरी भी 10,000 से ज़्यादा है। देखिए 10,000 से ज़्यादा तो और लोगों की भी बेसिक सैलरी है, लेकिन इनका डिपार्टमेंट जो है वो एडमिन नहीं है। तो इसलिए देखिए एक ही एम्प्लॉय ऐसे हैं जो दोनों लॉजिक को पूरा कर रहे हैं, यानी इनका डिपार्टमेंट भी एडमिन है और बेसिक सैलरी भी 10,000 से ज़्यादा है, तो ये ऑफिसर कैटेगरी में आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम इफ़ और का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए इज इक्वल टू इफ़ और टाइप करना है, और यहाँ से फिर आपसे वही चीज़ पूछेगा लॉजिकल वन लॉजिकल टू। सेम फार्मूला हम लगाएंगे कि अगर ये वाली सेल इक्वल है एडमिन के और बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है 10,000 के, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे ऑफिसर, उसके बाद कॉमा लगाकर टाइप करेंगे असिस्टेंट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यानी बिल्कुल हमने सेम फार्मूला लगाया है, बिल्कुल जैसे हमने इफ एंड का फार्मूला लगाया था वैसे ही हम फार्मूला दे रहे हैं इफ और। एंटर लगाने के बाद जब हम इसको ड्रैग कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। यानी यहाँ पर आपको वैल्यू ट्रू के अंदर देखिए ऑफिसर जो है वो सिर्फ एक जगह दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर वैल्यू ट्रू आपको बहुत सारी जगह दिखाई दे रहा है। यानी सभी जगह पर आपको ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एक असिस्टेंट आपको इन 10 लोगों में दिखाई दे रहा है। वो किस लिए दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला जो सेट किया है वो था जिन लोगों का डिपार्टमेंट एडमिन है या जिन लोगों की बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है वो लोग जो है हमारी कंपनी के अंदर ऑफिसर हैं। तो देखिए यहाँ या वाली कंडीशन है, या का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट एडमिन है या बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। यानी दोनों में से एक लॉजिक भी अगर पूरा हो रहा है तो वो ऑफिसर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ ये इतने सारे जो एम्प्लॉय ऑफिसर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादातर सभी की जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 से ज़्यादा है। तो इसमें क्या हुआ है कि दोनों में से कोई भी एक लॉजिक अगर पूरा होता है तो वो आपका ऑफिसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट क्यों रह गए हैं, क्योंकि देखिए ना तो इनका यहाँ पर डिपार्टमेंट एडमिन है और ना ही इनकी बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। देखिए 10,000 से कम सैलरी तो इनकी भी है, लेकिन इनका डिपार्टमेंट एडमिन होने की वजह से इनको ऑफिसर बना दिया गया है। तो देखिए इसमें फ़र्क क्या था इफ़ एंड और इफ और में। इफ़ एंड में दोनों लॉजिक पूरा होना ज़रूरी था, यानी पहला भी लॉजिक पूरा हो और साथ में दूसरा भी लॉजिक पूरा हो, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है एंड की। एंड का मतलब होता है हिंदी में और, यानी पहला भी लॉजिक पूरा हो और साथ में दूसरा भी लॉजिक पूरा होगा तब ऑफिसर बनेगा। लेकिन यहाँ पर या वाली कंडीशन है कि या तो पहला लॉजिक पूरा हो या आपका दूसरा लॉजिक पूरा हो तब वो ऑफिसर होगा, नहीं तो असिस्टेंट कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरह से हम ग्रेड भी निकाल सकते हैं। बाकी देखिए इसके अलावा कुछ फार्मूला यहाँ पर हमने नीचे दिए हुए हैं, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालना। इसके लिए इक्वल साइन यूज़ करके आपको मैक्स टाइप करना है और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करने के बाद में
आपको वो रेंज लेनी है जिस रेंज में आप मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू आप इस एरिया में भी देख सकते हैं और इस पूरे एरिया में भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, यानी बेसिक सैलरी वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर लगाएंगे, तो आप देखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी मैक्सिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको मिनिमम वैल्यू देखनी हो सिलेक्टेड रेंज में से, तो आप यहाँ पर मिनिमम फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद देखिए जो भी आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज के अंदर वो सबसे छोटी वैल्यू को आपको निकाल कर यहाँ दे देगा। इसके बाद हम सीखेंगे एवरेज निकालना। देखिए एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका टोटल आ जाएगा इन सभी एम्प्लॉय का, यानी जो 10 के 10 एम्प्लॉय हैं उनको जो हम सैलरी दे रहे हैं टोटल 1,29,500 रुपये पे कर रहे हैं। अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें तो बहुत आसान होता है कि हम इस टोटल को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय से, यानी हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं 10, तो हम यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देंगे, एंटर कराएंगे तो हमारी जो एवरेज सैलरी है वो निकल कर आ जाएगी 12,950। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका है जो हम यहाँ पर एवरेज निकालते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एवरेज टाइप करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है और उसमें आपको रेंज दे देना है यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर लगा देना है, तो आप देखेंगे एवरेज आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास में सभी का टोटल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एवरेज फार्मूला लगाते हैं तो उसके लिए हमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम सीखेंगे काउंट ए फार्मूला का यूज़ करना। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले हम काउंट ए टाइप कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कराते हैं। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, यानी आप जहाँ तक भी काउंट करना चाहें वहाँ तक काउंट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि देखिए यहाँ से हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, 20 रिकॉर्ड तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी 3 से लेकर 20 सेल तक सिलेक्ट किया है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब एंटर लगाया है तो यहाँ पर काउंट करके वो बता रहा है आपको 10, क्योंकि यहाँ पर आपने 10 एम्प्लॉयज़ के नाम ही टाइप कर रखे हैं। अगर हम 10 की जगह यहाँ पर 11 टाइप कर देते हैं, यानी एक सेल के अंदर और टेक्स्ट टाइप कर देंगे तो यहाँ आपको 11 काउंट करके बताएगा। इसी तरह आगे अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो आप देखेंगे जिस तरह से हम टाइप करते चले जाएंगे सेल्स के अंदर, बिल्कुल वैसे ही वो वहाँ पर काउंट करके आपको बताता रहेगा। अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो देखिए फिर से काउंट करके वो 10 बताएगा, और इसमें से भी अगर आप 3, 4, 5 रिकॉर्ड डिलीट कर देते हो तो बिल्कुल वो उसी तरह से जितने आपके वहाँ पर एम्प्लॉय के नाम होंगे उतने ही वहाँ पर वो आपको आंसर में दिखा देगा। कंट्रोल Z करके वापस ले लेते हैं इसको। देखिए फिर से एम्प्लॉय के नाम मैंने वापस ले लिए हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे काउंट इफ फंक्शन के बारे में। देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम लगा लेते हैं काउंट इफ। काउंट इफ यानी आपको नाम से पता चल रहा होगा, काउंट मीन्स होता है गिनना और इफ का मतलब होता है कंडीशन के साथ। तो आप ये काउंट करना चाहते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका सिटी दिल्ली है। तो देखिए अभी तो ये 10 एम्प्लॉय हैं, 10 की जगह अगर 100 एम्प्लॉय होते तो काउंट करना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट इफ। तो देखिए आपको यहाँ पर नीचे जो पैरामीटर दे रखा है उसके अंदर रेंज और क्राइटेरिया दो चीज़ें दी हुई हैं। रेंज में आप क्या करेंगे, सिटी वाले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आपको उस सिटी का एड्रेस देना है जिस सिटी को आप वहाँ पर काउंट करना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिल्ली लिया और उसके बाद ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करा दिया। एंटर करने पर वो आपको काउंट करके बताएगा कि दिल्ली सिटी के 4 एम्प्लॉय यहाँ पर हैं, 1, 2, 3 और एक 4। लेकिन अगर एक लंबी लिस्ट होती तो उसमें से आपको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता, उसके लिए फॉर्मूला काम करता है काउंट इफ। दोबारा समझिए काउंट इफ को। मैंने यहाँ पर फिर से टाइप किया काउंट इफ, कंट्रोल ए। रेंज और क्राइटेरिया दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं। रेंज में हम क्या करेंगे, इस बार ले लेते हैं डिपार्टमेंट वाला कॉलम, और क्राइटेरिया में हम डाल देते हैं अकाउंट्स। इसके बाद जब हम ओके कराएंगे तो वो अकाउंट्स वाले सभी एम्प्लॉय को काउंट करके बता देगा, यानी टोटल अकाउंट्स के जो एम्प्लॉय हैं वो 3 हैं, 1, 2 और एक 3। देखिए इस लिस्ट के अंदर आपको 3 ही एम्प्लॉय दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सम इफ के बारे में। सम इफ यानी सम मीन्स होता है जोड़ना और इफ का मतलब किसी कंडीशन के साथ जोड़ना। तो आपको फॉर्मूला लगाना है सम इफ, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। देखिए सम इफ लिखने के बाद आपको यहाँ नीचे पैरामीटर के अंदर 3 चीज़ें दिखाई देंगी, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज में आपको वो एरिया लेना है जिस एरिया में से आप किसी चीज़ को छांटना चाहते हो। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम सिर्फ मुंबई सिटी वालों को कितनी बेसिक सैलरी दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रेंज के अंदर तो जो सिटी वाला पूरा कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। कॉमा लगाने के बाद उसमें से आपको किस चीज़ को छांटना है वो क्राइटेरिया देना है, यानी मुंबई सिटी पर हम क्लिक करेंगे सिर्फ, फिर कॉमा लगाएंगे,
सम रेंज में हमें वो रेंज लेनी है जिसका हम सम देखना चाहते हैं, टोटल देखना चाहते हैं। तो हम देखना चाहते हैं बेसिक सैलरी का टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके जब हम एंटर कराएंगे तो ये बताएगा कि मुंबई सिटी वालों को जो बेसिक सैलरी दी जा रही है वो 55,000 रुपये है। दोबारा समझिए, सम इफ कंट्रोल ए। इस बार हम ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग वालों को हम कितनी बेसिक सैलरी दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, रेंज के अंदर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, क्राइटेरिया में आपको मार्केटिंग देना है और सम रेंज के अंदर बेसिक सैलरी ले लेनी। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कराना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी 27,000। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, मार्केटिंग के सिर्फ इसमें 2 एम्प्लॉई हैं अभी, तो हम टोटल कर सकते हैं। देखिए 13,000 और अगर 14,000 को हम टोटल करते हैं तो आंसर आपका आएगा 27,000। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बेसिक सैलरी या नेट सैलरी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए डेटा एंट्री वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल पे जाना है और यहाँ से नीचे जाना है ऑप्शंस पे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज रिबन, और देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म दिखाई देगा जो कि अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ ऊपर पॉपुलर कमांड्स ऑप्शन आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पॉपुलर कमांड को हटाकर यहाँ से हम यूज़ करेंगे ऑल कमांड्स। तो इसके अंदर क्या होगा, सारी कमांड्स हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो हमें सिर्फ F प्रेस करना है। जैसे ही हम F प्रेस करेंगे तो F से जितनी भी कमांड्स होंगी वो हमें यहाँ पर लिस्ट के अंदर दिखाई दे जाएंगी। तो हमें इसमें फॉर्म पर जाना है। फॉर्म आपको देखिए यहाँ पर नीचे लिस्ट में मिलेगा और उसके बाद यहाँ से उसको ऐड कराना है। लेकिन जब हम यहाँ पर ऐड कराएंगे तो ये इस तरह से एक एरर देगा। इसका मतलब ये है कि हम फॉर्म को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, यानी हमें बताना पड़ेगा कि फॉर्म को हम किस रिबन के अंदर देखना चाहते हैं और किस ग्रुप के अंदर देखना चाहते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर होम टैब के अंदर अलग से एक ये ग्रुप बनाने के बाद में फॉर्म को देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद में ऐड न्यू ग्रुप करना है। तो देखिए नीचे एक नया ग्रुप ऐड हो चुका है। अगर हम इस ग्रुप का नेम देना चाहें यानी रीनेम करना चाहें तो राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से रीनेम पर जाना है और इसमें न्यू ग्रुप की जगह पर हम जो भी नेम देना चाहें वो नेम टाइप कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर नाम टाइप किया डेटा एंट्री। इसके बाद देखिए यहाँ से हमें ओके कराना है। तो आपको एडिटिंग के जस्ट बाद में डेटा एंट्री के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को इस डेटा एंट्री के अंदर ऐड कराना है। पहले फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड करा देना है। तो आप देखेंगे डेटा एंट्री के अंदर आपको एक फॉर्म के नाम का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। जब आप यहाँ से ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर सबसे लास्ट में एक अलग से ग्रुप मिलेगा जिसका नाम होगा डेटा एंट्री और उसके अंदर आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलेगा फॉर्म। अब इस फॉर्म के लिए देखिए काम किस तरह से करना है, हमें डेटा एंट्री किस तरह से करनी है। उसके लिए हम यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे इस जगह पे और डायरेक्ट हम पहुँचेंगे फॉर्म पे। देखिए जैसे ही हम फॉर्म पे जाएंगे और उसके बाद न्यू में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे एम्प्लॉय नंबर 11। उसके बाद टैब यूज़ करेंगे नीचे आने के लिए। यहाँ पर आपको टाइप करना है कोई भी नेम। उसके बाद अगर आप कोई सिटी देना चाहें यहाँ पर सिटी टाइप करेंगे, डिपार्टमेंट जो भी आप देना चाहेंगे वो यहाँ पर टाइप करेंगे, बेसिक सैलरी जो भी आप देंगे वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए DA HRA ग्रॉस सैलरी ये सब हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ सब पे हमने फार्मूला लगा रखे हैं, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। बस आपको न्यू रिकॉर्ड पर जाना है। आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 11 का रिकॉर्ड अलग से इंसर्ट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये डेटा एंट्री करनी है, मतलब सिर्फ आपको इतना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आपको सभी एम्प्लॉय के कोड देने हैं, एम्प्लॉय का नेम देना है, सिटी देना है, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी देनी है। इसके अलावा बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो बस एक एक करके हमें इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके बाद देखिए मैंने एम्प्लॉय नंबर 12 टाइप किया। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम दिया और यहाँ सिटी दे दिया दिल्ली और डिपार्टमेंट। इसके बाद बेसिक सैलरी। बस आपको फिर से न्यू रिकॉर्ड पर जाना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नंबर 12 रिकॉर्ड मेंटेन हो चुका है। तो इस तरह से फॉर्म ऑप्शन का यूज़ करके हम डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ये कर्सर है, ये कर्सर आपका इस जगह पे होना चाहिए जिस टाइम आप कोई भी डेटा एंट्री करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि 2 एंट्री हमने किस तरह से करी हैं। इसके बाद फिर से हम फॉर्म पे जाएंगे और फॉर्म पे जाने के बाद में यहाँ से न्यू एंट्री पे जाकर कोई भी नई एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।